पाइथन की अगर बात करें तो पाइथन कोड हमारे पास काफी सारे तरीकों से यूटिलाइज किया जाता है। आज जो प्रोजेक्ट हम बनाने जा रहे हैं बेसिकली वो आपके कोड को ना सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड करता है बल्कि वो आपके कोड को यहाँ पे कंप्लीटली एनालिसिस भी करता है। हम एक ऐसी वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं जो कि ना सिर्फ आपके कोड को ऑप्टिमाइज करेगी, उसको फॉर्मेट करेगी और साथ ही साथ उसका एनालिसिस कर कर आपको आपके कोर्स के बिहाफ पर चीजें भी अप्लाई करेगी। इस तरीके का इंटरफेस हम यहाँ पे जनरेट आउट करेंगे और मैं आपको उसकी वर्किंग सबसे पहले दिखा देती हूँ ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ आए। जैसे मैं पाइथन का बिल्कुल सिंपल कोड यहाँ पे लिखती हूँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। आप यहाँ पे जो है वो कोई भी कोड लिखेंगे तो उससे रिलेटेड ये आपको डिटेल्स प्रोवाइड आउट कर देगा। ठीक है, मैंने सिंपल यहाँ पे लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड एंड हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद मैंने इसको रिफैक्टर कर दिया। जैसे मैंने इसको रिफैक्टर किया, रिफैक्टर आउट कोड वाले टैब में ये रिफ्लेक्टर हो गए। देखें कोडिंग फॉर्मेट के अंदर सिंपल लिखा गया। आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस कोड की क्वांटिटी कैसी है, इसकी जो क्वालिटी ऑफ द कोड है वो कैसा है, वो आप स्कोर कार्ड में देख सकते हैं। अगर इसमें कोई इम्पोर्ट रखने, कोई वेरिएबल्स रखने, किसी वेरिएबल को अगर आपने अपने कोड में अनडिफाइन किया हुआ है तो वो सारी चीजें यहाँ पर एक एक कर कर बताएगा। इसमें आपने कौन कौन से मॉड्यूल्स यूज किए हैं उससे रिलेटेड ग्राफ रिप्रेजेंटेशन देगा एंड साथ ही साथ इस कोड की ऑप्टिमाइजेशन में कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड होनी चाहिए उसको भी ये यहाँ पर बताएगा। तो टोटल 4-5 काम है जो कि हम इस एआई ऑप्टिमाइजर के थ्रू जो है वो यहाँ पे जनरेट करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं ना, आपको पूरा प्रोसेस बताती हूँ कि इसको कंपाइल कैसे करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे, जिसके लिए हम इंपोर्ट की कमांड का यूज करेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रीमलेट को इंपोर्ट कर लेते हैं। स्ट्रीमलेट क्या करेगा कि यूजर इंटरफेस के लिए मेरे पास वर्क करेगा। इसके बाद मैं और दूसरी चीज इंपोर्ट करूंगी जो कि कोड फॉर्मेट करने के लिए होती है, वो कहलाती है सिंपल ब्लैक। अपने इम्पोर्ट को अरेंज करने के लिए मैं यहाँ पे आईसॉर्ट का यूज करूंगी। आईसॉर्ट के थ्रू क्या होगा कि मेरे जितना भी कोड होगा वो यहाँ पे इम्पोर्ट हो जाएगा। ये सिंपल आईसॉर्ट होता है तो आपने इसको आईसॉर्ट ही यहाँ पे लिखना है। आफ्टर दैट जो है वो हमने यहाँ पे क्या चीज कंसीडर आउट करनी है, हमने यहाँ पे जो है अपना सब प्रोसेस रखना है जिसके लिए हम अपने एक्सटर्नल प्रोसेस को रन कराएंगे। तो उसके लिए मैं सिंपल इंपोर्ट सब प्रोसेस को इंपोर्ट करा दूंगी। कुछ लाइब्रेरीज बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड होती हैं, कुछ में आपके पास एरर जनरेट होता है, तो इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम अगली चीज जो इंपोर्ट करा रहे हैं वो टेम्परेरी फाइल होगी, जो मैं टेम्परेरी डेटा इसके अंदर रखूंगी। वो सिंपल यहाँ पे इम्पोर्ट हो जाएगा। हम बेस 64 पढ़कर आए तो मैं बेस 64 का यूज यहाँ पे सिंपल कंपाइल कर लूंगी। इससे क्या होगा कि जो हमारी इनकोडिंग डिकोडिंग हो रही है वो अच्छे तरीके से क्रिएट हो जाएगी। रेगुलर एक्सप्रेशन की नीड पड़ेगी तो सिंपल आरई का यूज कर लेंगे। इसके साथ साथ हमें रेंडम वैल्यूज भी जनरेट करानी है तो हम इम्पोर्ट रेंडम का भी यूज कर लेंगे। साथ ही साथ मुझे डेटा को विजुलाइज करना है तो उसके लिए प्लॉटली एक्सप्रेस हमारे पास एक अदर जो है वो यहाँ पे लाइब्रेरी होती है, तो हम जो है वो उसको सिंपल यहाँ पे प्लॉटली एक्सप्रेस को जो है वो कंसीडर आउट कर लेंगे। ठीक है, इसको आप जो है एस पी एक्स करते हैं, जैसे हम सिंपल अपने पास क्या करते हैं स्ट्रीमलेट को एस एस टी इम्पोर्ट करते हैं। इसके बाद हमने पाइथन के कोड को ट्रेस भी करना है तो उसके लिए आपके पास एक ए एस टी की कमांड होती है, उसका हम यहाँ पे सिंपल यूज करेंगे। क्या करती है कि जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स होता है उसके लिए मॉड्यूल के साथ वर्किंग करती है। अब हमने कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी को कंसीडर करेंगे, तो उसके लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। एंड यहाँ पे आपने जो है वो रेंडन डॉट कॉम्प्लेक्सिटी को जो है वो यूज करना है। ये याद रखिएगा ये रेंडन है, ठीक है, DON है, ये जो है क्या कहते हैं यहाँ पे अच्छा ये होती है RADON, इस तरीके से होती है रेंडन। ठीक है, इसमें जो है आपने स्पेलिंग का ख्याल रखना है। और ये क्या होती है, ये होती है हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो हमने इसको जो है वो यहाँ पे कंसीडर करना है। इसको हम इम्पोर्ट कराते हैं CC अंडर स्कोर विजिट से। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, कोड की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना वो हम मेजर करते हैं। इसके साथ साथ आपको मैंने एनिमेशन भी दिखाई थी, तो वो हमारे पास जो है वो लॉटी एनिमेशन थी। तो हम जो है वो सिंपल यहाँ पे स्ट्रीमलेट डॉट यहाँ पे लॉटी का यूज करते हैं एंड इसको कंसीडर कर लेते हैं। इसको हम कहाँ से इम्पोर्ट कराएंगे, इसको हम सीधा इम्पोर्ट करा देंगे SC अंडर स्कोर लॉटी से। ठीक है, यहाँ पर जो है वो ये जो हमारा एनिमेशन है वो
कंसीडर हो जाएगा। आखिर में हमें एक्सटर्नल रिक्वेस्ट भी भेजनी है तो हम इंपोर्ट करा लेते हैं सिंपल रिक्वेस्ट को। तो इस तरीके से हमारे जितने भी मॉड्यूल्स थे वो हमने सिंपल यहाँ पे एक्सपोर्ट करा लिया। अब इनमें से कुछ मॉड्यूल आपके पास वर्किंग करें कुछ नहीं करे तो उसके लिए ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब हम गेट पे सारा कोड डालेंगे अपनी रिक्वायर्ड डॉट txt की फाइल रखेंगे तो सारी चीजें हमारे पास खुद ब खुद क्लियर्ड हो जाएंगी। अच्छा देखो मैं एक और चीज आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। अभी ये मेरे जितने भी मॉड्यूल्स है ना इनको मैं सिंपल यहाँ से कॉपी करती हूँ। कॉपी करके अपने कोड में आती हूँ। कोड में आने के बाद मैं यहाँ पे इनके स्टार्ट में इसको पुट कर देती हूँ। अब मैं इसको रिफैक्टर करती हूँ तो ये क्या करेगा देखो इसके अंदर मुझे बताएगा कि यहाँ पे इन लाइन के अंदर जो है वो सारे के सारे मेरे पास एरर हैं। आउटपुट में भी मुझे एरर दिखाएगा। स्कोर में भी अगर जाके चेक करूंगी या बाकी जगह भी चेक करूंगी तो कोई ऐसी चीजें प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इसको बताने का मकसद क्या है? इसको बताने का मकसद ये है कि जब आप किसी चीज को कंसीडर कर रहे होते हैं तो आपके पास यहाँ पर सारी चीजों से रिलेटेड डिटेल्स वर्किंग पोजीशन में आती हैं। अब हमें क्या करना है सबसे पहले अपने स्टैंडर्ड पेज की कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी है। तो मैं उसके लिए se.set का यूज करूंगी। हम यहाँ पे अपनी पेज कॉन्फ़िग का यूज करेंगे। पेज कॉन्फ़िग को यूज करते हुए सबसे पहली चीज क्या देते हैं पेज का टाइटल देते हैं। पेज का टाइटल आपने स्ट्रिंग में देना है तो मैं यहाँ पे इसको दे देती हूँ रिफेक्टर प्रो एप्लीकेशन। ठीक है आप जो है क्या कहते हैं कोई भी नाम दे सकते हैं जो आप सिंपल यहाँ पे देना चाहें। इसके साथ साथ अगर आप पेज से रिलेटेड कोई आइकन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप पेज का कोई आइकन भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। आइकन के लिए आपने सिंपल जो है वो अपना इमोजीपीडिया की वेबसाइट का यूज करना है। आपको यहाँ पे काफी सारे जो है वो आइकन मिल जाएंगे। तो हम ऑब्जेक्ट वाले कॉलम्स में कोई आइकन देख लेते हैं जो कि हमारे पेज से रिलेटेड या ऐप से रिलेटेड हो। तो हम उसको जो है वो यहाँ पे चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो मैं सिंपल एक पीडी का ऑप्शन ले लेती हूँ या फिर हम यहाँ पे इस तरीके का टैग ले लेते हैं और इस टैग को यहाँ से सिंपल कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसको पेज आइकन में इम्प्लीमेंट कर देते हैं। कुछ लोगों के पास यहाँ पे पेज आइकन में एरर भी आता है तो अगर एरर आए तो आपने सिंपल क्या करना है आपने सिंपल पेज आइकन को अपने कोड से हटा देना है। और जो इसकी हमारे पास लेआउट रहेगी वो हम सिंपल यहाँ पे वाइड रख लेंगे। अब सबसे पहले जो हमारी लॉटरी एनिमेशन थी हम उसका यूज कर लेते हैं। इसके लिए हम st.catch का यूज करेंगे। एंड st.catch बेसिकली क्या होता है हमारे पास डेटा होता है। तो मैं सिंपल केस डेटा का यूटिलाइजेशन करूंगी। एक फंक्शन बनाऊंगी इसको हम जो है वो लोड लॉटरी का नाम जो है वो प्रोवाइड आउट करेंगे। और इसके अंदर हम क्या करेंगे इसके अंदर हम सिंपल इसका यूआरएल देंगे। जो भी मेरा यूआरएल होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड आउट कर रही हूँ। अब बाद में इसको लाजमी चेक कर कर यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा। मैं कहती हूँ कि हमने सबसे पहले क्या करना है हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजनी है जो कि कहाँ से आएगी जो कि हमारे पास यूआरएल से आएगी। और उसके लिए हम गेट की कमांड का सिंपल यूज करेंगे। ठीक है अगर जो है वो मैं कहूँ कि हमारी रिक्वेस्ट का जो स्टेटस कोड है वो क्या हो वो यहाँ पे 2000 के इक्वल हो। तो आपको पता है क्या होता है कि हमारे पास जो रिस्पॉन्स होता है वो 2000 अगर नहीं होता तो हमारे पास जो है वो चीजें क्या होती हैं रिटर्न हो जाती हैं। तो फंक्शन बनाया था तो फंक्शन में चीजें रिटर्न कराएंगे और रिटर्न में कुछ भी रिटर्न नहीं कराना तो सिंपल नन का यूज कर लेंगे। अदरवाइज जो है वो हमने रिटर्न की कमांड का यूटिलाइजेशन करना है और क्या करना है हमने अपनी जेसन फाइल का यूज करना है। तो अगर सही होगा तो जेसन का रिस्पॉन्स सिंपल हमारे पास रिटर्न हो जाएगा। अब ये जिसम का जो रिस्पॉन्स रिटर्न हो रहा है ये कहाँ से हो रहा है ये किसी एनिमेशन से रिटर्न हो रहा होगा। तो मैं यहाँ पे एक एनिमेशन बनाती हूँ इसको कहती हूँ कि ये सिंपल लोड लॉट की यूआरएल के बराबर है। इसके अंदर क्या करती हूँ सिंपल यूआरएल दे देती हूँ। अच्छा अब ये जो यूआरएल है मेरे पास यहाँ पे ये मैंने प्रोवाइड किया हुआ डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा। तो ये जो पूरा कोड है यहाँ पे एनिमेशन वाइज जेसन फाइल का ये आपको आसान से मिल जाएगा। ठीक है तो यहाँ पे मैंने सिंपल इसको प्रोवाइड कर दिया। इसके बाद हमने क्या करना है जो हमारा प्रोग्राम है उसकी हमने बेसिक सीएसएस कंसीडर करनी है। तो उसको कंसीडर करने के लिए हम st.markdown का यूज करेंगे। st.markdown को यूज करते हुए मैं यहाँ पे सारी चीजों को कंसीडर कर लूंगी। ठीक है तो इसमें हमने क्या करना होता है इसके अंदर हमने जो है वो अपनी सारी चीजें बतानी होती है स्टाइल के टैग के अंदर। तो सिंपल मुझे यहाँ पे एक चीज ओपन करनी है जो कि क्या कहलाएगी जो कि मेरे पास कहलाएगी स्टाइल का टैग। ठीक है तो मैं क्या करती हूँ मैं सिंपल स्टाइल के टैग को जो है वो यहाँ पे ओपन अप कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिंपल एक स्टाइल का टैग ओपन किया और आप चाहें तो आप इसी स्टाइल के टैग को सिंपल क्या करेंगे
क्लोज करेंगे एंड क्लोज करने के बाद आपने बेसिकली क्या करना है, आपने यहाँ पे इसको सबसे पहले कंसीडर कर लेना है। अब ये दोनों चीजें हमारे पास यहाँ पे हो गई। अच्छा, एक चीज और होती है, वो भी हम साथ ही लिख लेते हैं यहाँ पे कॉमा लगा के, जो कि होती है हमारे पास अनसेफ अंडरस्कोर अलाउ अंडरस्कोर HTML, जो कि किस चीज के बराबर होती है, जो कि बराबर होती है हमारे पास ट्रू की वैल्यू के। ठीक है, तो वो आपने यहाँ पे लिखनी है। अच्छा, अब एरर इसलिए आ गई क्योंकि अभी मैंने इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई CSS नहीं दी थी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं सबसे पहले यहाँ पे एक बिग टाइटल प्रोवाइड करती हूँ। इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर जो है वो हम चीजों को अपनी डिफाइन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना एक छोटी सी गलती हो रही है जिसकी वजह से जो है हमारे पास चीजें डिफिकल्ट हो रही है। तो मेरे ख्याल है कि ये चीज फिलहाल के लिए मैं हटा देती हूँ और हम सिंपल यहाँ पे अपना बिग टाइटल वगैरह जो है वो लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले यहाँ पे टेक्स्ट की अलाइनमेंट लिखूंगी। तो मैंने टेक्स्ट को अलाइन करा दिया। टेक्स्ट अलाइन है मेरे पास यहाँ पे सेंटर। सेंटर होने के साथ साथ मुझे इसका फॉन्ट साइज देना है। आप चाहें तो आप ऊपर नीचे करके भी लिख सकते हैं, मैं एक साथ लिख रही हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 3M देना है। देन हमने यहाँ पे इसका कलर प्रोवाइड करना है। कलर स्कीम भी आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंगली जो है वो यहाँ पे कलर्स का यूटिलाइजेशन कर रही हूँ। देन उसके बाद हमने आखिरी चीज का देनी है, मुझे देना है पाउंड का वेट। एंड पाउंड का वेट जो है वो हम दे देंगे सिंपल बोल्ड। तो यहाँ तक मैंने एक जो हमारा बिग टाइटल था वो डिफाइन कर दिया। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे सब टाइटल है, तो मैं सब टाइटल को डिफाइन करती हूँ। सब टाइटल में भी हम सेम चीज करेंगे, टेक्स्ट की अलाइनमेंट रखेंगे। टेक्स्ट अलाइन जो रहेगा वो मेरे पास रहेगा यहाँ पे भी सेंटर। इसके साथ साथ इसका जो फॉन्ट साइज है वो हम यहाँ पे रखेंगे अप्रोक्सीमेटली 20 पिक्सल रख लेते हैं, थोड़ा बड़ा साइज रखते हैं। 12 to 20 जो है वो आपके पास सही रहेगा। हमें इसका कलर देना है, कलर समथिंग ब्लू टाइप का देते हैं, तो हम हैश के साथ 444 दे देते हैं। तो ब्लू कलर जो होगा वो मेरे पास यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाएगा। इसके साथ साथ क्या करना है, इसके साथ साथ मुझे फाउंट का स्टाइल देना है, तो हम फाउंट का स्टाइल देते हैं। फाउंट का स्टाइल में दे दूंगी सिंपल इटैलिक। ठीक है, तो यहाँ तक मेरी जो दो चीजें थी वो कंसीडर हो गई हैं। स्पेलिंग याद रखिएगा, स्पेलिंग में गलती बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसके बाद हमारे पास अगली चीज है हमारा फ्यूचर बॉक्स। तो हम फीचर बॉक्स को क्रिएट करते हैं। फीचर बॉक्स क्रिएट करने के लिए हमने सिंपल जो है वो बैकग्राउंड का यूज किया। बैकग्राउंड के लिए मैंने यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट यूज किया। लीनियर ग्रेडियंट के अंदर जो है वो मैं डिफरेंट टाइप के कलर्स का यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लीनियर ग्रेडियंट को कॉल किया और लीनियर ग्रेडियंट में हम टू राइट से इसको शुरू करेंगे। एंड इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना होगा, 6A 11CB विल बी द कलर। एंड साथ ही साथ जो है वो मेरे पास एक और दूसरा कलर होगा जो कि कहलाएगा 257 5FC। ठीक है, ये दो कलर हैं जिनका यूटिलाइजेशन मैं यहाँ पे सिंपल करूंगी। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने जो है वो सिंपल यहाँ पे पैडिंग देनी है। पैडिंग हम दे देंगे 15 पिक्सल। मैं तो थोड़ा सा छोटा करती हूँ ताकि एटलीस्ट आपको जो है ना वो ये नजर आए। पैडिंग जो है वो हम दे देंगे इसकी 15 पिक्सल। इसके साथ हम इसका बॉर्डर दे देंगे। मैंने यहाँ पे दे दिया इसका बॉर्डर। बॉर्डर में मुझे बॉर्डर रेडियस देना चाहिए। बॉर्डर रेडियस जो है वो हम दे देते हैं 8 पिक्सल। और इसके साथ साथ क्या देना है, मुझे इसका कलर देना है, तो मैं इसका कलर दे देती हूँ टेक्स्ट का सिंपल वाइट। ठीक है, ये सब चीजें अब आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप क्या चीज प्रोवाइड आउट कर रहे हैं। अब अगली चीज जो है वो मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक डॉग बॉक्स, बल्कि इससे पहले ना इसमें कुछ चीजें और ऐड करते हैं। ठीक है, कलर वाइट दे दिया। कलर वाइट के बाद मुझे इसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट देनी है। टेक्स्ट अलाइनमेंट में दे देती हूँ सिंपल यहाँ पे सेंटर। और ठीक है, सेंटर कर देती हूँ मैं यहाँ पे। मार्जिन दे देती हूँ ना बॉटम से, और बॉटम से दे देते हैं इसको 20 पिक्सल। ठीक है, ये चीजें प्रोवाइड कर दी। इसके बाद हमने यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट का जो हमारा बॉक्स है वो क्रिएट करना है, तो मैं इसके लिए डॉक बॉक्स का यूज करती हूँ। डॉक बॉक्स का यूज करते हुए चीजें डिफाइन करते हैं। एक्चुअली मैं इसे थोड़ा छोटा करके लिखती हूँ कि जब है वो हम कैपिटलाइज करके लिखते तो चीजें थोड़ी गड़बड़ होती है। स्पेलिंग वगैरह जो है वो आप एक बार क्रॉस चेक लाजमी कीजिएगा ताकि आपको जो है वो सही से पता रहे। हम यहाँ पे जो है वो अब अपना बैकग्राउंड देंगे। बैकग्राउंड जो रहेगा वो मेरे पास स्क्रीन यहाँ पे रहेगा लीनियर ग्रेडियंट। तो मैं यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट जो है वो प्रोवाइड कर दूंगी। ये मेरे पास रहेगा
राइट से रहने के साथ साथ मुझे यहाँ पे 34399 कलर का यूज करना है। इसके साथ साथ 10B 980 981, ठीक है, 10B 981 का जो कलर है वो हम यूज कर लेंगे। इसके साथ साथ हमें इसकी भी पैडिंग देनी है। पैडिंग हमने दे दी 3 पिक्सल। अभी बेसिक आपकी जो है ना वो CSS से, जो कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे काम करती है, ठीक है। इस पर हमने बॉर्डर रेडियस दिया, बॉर्डर बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल दे दिया। 8 पिक्सल देने के बाद इसका भी मुझे कलर देना है, तो कलर मैं सिंपल दे देती हूँ, इसका भी वाइट। एंड वाइट कलर देने के साथ साथ मुझे क्या करना है, मुझे इसमें भी जो है वो टेक्स्ट अलाइनमेंट देनी है। जो चीज आप ऑलरेडी ऊपर देख कर आए होते हैं प्रीवियस कैटेगरी के अंदर, आपको सिंपल चीजें जो है वो नीचे भी कंपाइल कर सकते हैं। तो ये भी मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद मेरे पास अगली चीज है मेरा स्कोर बॉक्स, जो कि दिखाएगा कि स्कोर बॉक्स के अंदर कैसे स्कोर आता है। तो हम उसको कंसीडर कर लेते हैं। इसमें भी नॉर्मल जितनी चीजें हैं ना वो इसी तरीके से होंगी। इसमें ऐसा कुछ फर्क नहीं हो। अगर आप चाहें तो आप स्कोर बॉक्स में यही सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड आउट कर सकते हैं, जो कि अभी आपने यहाँ प्रोवाइड की थी। हम सिंपल इनको यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, कुछ कुछ चीजों को चेंज कर लेते हैं। जैसे इसका बैकग्राउंड भी जो है वो मैं सेम यहाँ पे 34D 399 रखती हूँ एंड 10B 981 रखती हूँ। उसकी पैडिंग हमने जो है वो 15 दी थी, तो स्कोर बॉक्स भी 10 कर देते हैं। इसके साथ साथ इसका जो बॉर्डर रेडियस है वो 8 पिक्सल रह दे देते हैं। टेक्स्ट का अलाइनमेंट हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे सेंटर कर देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास कंसीडर हो जाएगा। अच्छा, इसमें हमने कलर जो है वो वाइट दिया हुआ है। इसमें अब थोड़ी सी चीजें और देते हैं, जैसे कि मैं देती हूँ यहाँ पे फाउंट साइज दे देती हूँ 24 पिक्सल्स का। इसके साथ साथ में इसमें एक चीज और अलग करने के लिए दे देती हूँ फॉन्ट वेट, ठीक है। तो फॉन्ट वेट में दे देती हूँ यहाँ पे बोल्ड, ताकि बोल्ड करके ये मेरे पास नजर आ जाए। इसके बाद हमने अगली चीज क्या लेनी है, अगली चीज कहलाती है मेरे पास footer। तो हम footer को डिफाइन कर लेंगे। मैंने अल्टर साइड किया है, जिससे जो है ये चीजें एक दूसरे के साथ अलाइन हुई, ठीक है। अब हमने यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन कर लिया, और टेक्स्ट अलाइन करते हुए मैंने चीजों को सेंटर करा दिया। सेंटर कराने के साथ साथ मुझे क्या करना है, मुझे इसका फॉन्ट साइज देना है। तो मैं फॉन्ट साइज यहाँ पे दे दूंगी 14 पिक्सल। इसके साथ साथ जो है वो मुझे इसका कलर देना है समथिंग वाइट कलर का, तो मैं ये का यूज करती हूँ। एंड आफ्टर दैट मुझे मार्जिन देना है टॉप से अपने, तो टॉप से मार्जिन दे देते हैं, जो कि होगा अप्रोक्सीमेटली 40 पिक्सल्स। एंड 40 पिक्सल्स के बाद ये हमारे पास कंसीडर हो जाएगा। फिर के बाद आखिरी चीज मैंने इसमें सोशल आइकन्स भी लगाए हैं, जो कि पहले मैंने आपको दिखाए थे, यानी मैं एक बार आपको दोबारा दिखा देती हूँ। जो फूटर नीचे रखा है इसमें भी ये सोशल आइकन है, जो कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो सोशल आइकन हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सोशल आइकन्स का इम्प्लीमेंट किया है। ये इमेज के फॉर्मेट में होंगे। इन इमेजेस के अंदर मेरे पास हर आइकन की विड्थ रहेगी 25 पिक्सल। इसके साथ साथ मुझे इसका मार्जिन रखना होगा, जो कि मैं रखूंगी 0.5 पिक्सल। साथ में हम इसको वर्टिकली अलाइन करेंगे, तो मैं वर्टिकल अलाइनमेंट इसकी रखूंगी, और इसको मैंने जो है वो बीच में रखा था, तो हम सिंपल इसको मिडल में कंसीडर कर देंगे। इसके बाद हमने अपना साइड टैग रखना है। साइड टैग रखने के बाद आपने क्या काम करना है, आपने जो है वो सिंपल इसको कंसीडर करना है, ठीक है। साइड टैग रख लिया। साइड टैग रखने के बाद आपने इसके अंदर अनसेव HTML को अलाउ करना है, इसकी वैल्यू कर देनी है ट्रू। तो यहाँ पे आप सारी चीजें कंसीडर हो जाएंगी और आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ तक अपने पेज से रिलेटेड जो डिटेल्स वगैरह थी वो सारी की सारी मेंशन कर दी। आफ्टर दैट हमने क्या करना है, आफ्टर दैट अब हमने अपने पेज का टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन वगैरह जो है वो लिखनी है। अच्छा, अगर आप पेज को देखो तो ये दो कॉलम्स में डिवाइड है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, ठीक है। एंड देन हमारे पास टेक्स्ट वगैरह। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे दो कॉलम्स बनाती हूँ। मैं सबसे पहले कहती हूँ कि मेरे पास कॉलम 1 है, जो कि क्या है, मेरे पास कंसीडर किया गया है। देन मेरे पास कॉलम 2 है। ये दोनों किस चीज के बराबर है, एस डॉट कॉलम के बराबर है। और एस डॉट कॉलम्स के अंदर मैंने क्या करना है, मैंने इसको जो है वो लिस्ट के फॉर्मेट में डिफाइन करना है। तो 2:1 जो है वो मैंने यहाँ पे इसको सबसे पहले बता दिया कि दो कॉलम हमने क्रिएट करने हैं। अब आपने क्या, सबसे पहले जो है वो कॉलम 1 लेना है।
उस कॉलम वन के अंदर हमने जो है वो अपना टाइटल वगैरह देना है, दूसरे में हमने क्या करना है, हमने एनिमेशन देनी है। देखो एक ये है आपके पास, एक ये कॉलम है। अब अगर आप इस वाले कॉलम को देखो तो इसमें एक आपके पास ये कॉलम है और एक ये एनिमेशन का कॉलम है। तो ये वाले दो कॉलम पहले हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो मैं कहती हूँ कि यहाँ पे एस टी डॉट मार्कडाउन का यूज करें। एस टी डॉट मार्कडाउन का यूज करते हुए आप क्या करें, आप सिंपल एक डिव क्रिएट करें। इस डिव के अंदर आपने क्या करना है, इस डिव के अंदर आपने क्लास बनानी है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले अपना टाइटल देना है। जो सबसे पहले बिग टाइटल दे देती हूँ। और जो मेरा बिग टाइटल होगा वो बेसिकली क्या होगा यहाँ पे, वो होगा मेरे पास ए आई पावर पाइथन कोड फॉर्मेटर एंड ऑप्टिमाइजर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको कंसीडर कर लिया। ये वाला इमोजी जो है रॉकेट वाला, ये आप इमोजी पीडिया की रॉकेट वेबसाइट से यहाँ से जो है वो आसानी से कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करके यहाँ पे आप सिंपली पेस्ट कर सकते हैं। आखिर में हमने क्या करना हो, अगर कुछ नहीं करना, हमने जो डिव खोला है हमने सिंपल उस डिव को क्लोज कर देना है। उस डिव को क्लोज करने के बाद मुझे यहाँ पे फिर HTML का यूज करना होगा। और इसी कंडीशन को हम सिंपल क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे। तो जो मेरा टाइटल होगा वो यहाँ पे रेंडर हो जाएगा। इसी तरीके से मैं एस टी डॉट मार्कडाउन को दोबारा से यूज करूंगी। एस टी डॉट मार्कडाउन का यूज करते हुए क्या करूंगी, सेम चीज को क्रिएट करूंगी, जिसमें मैं सबसे पहले एक डिव बना लूंगी। इस डिव के अंदर मुझे क्लास बनानी है। क्लास बराबर हो जाएगी मेरी किसके, सब हेडर के, या ऐसा कह लेंगे सब टाइटल के बराबर हो जाएगी। अब मेरा सब टाइटल क्या होगा वो मुझे यहाँ पे डिफाइन करना होगा। और सब टाइटल के अंदर जो है वो हमने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख रखा है। तो मैं सिंपल टेक्स्ट कॉपी कर रही हूँ ताकि ज्यादा टाइम जो है वो मेरा वेस्ट नहीं हो। आपने क्या करना है, आपने इस टेक्स्ट को सिंपल देखकर लिख लेना है। तो टेक्स्ट में मैंने लिखा है, empower your Python code with AI driving format optimization and analysis, ठीक है। जब यहाँ पर आप इस पूरी चीज को लिख लोगे तो इसके बाद आपने सिंपल अपने डिव को क्लोज करना है। डिव को क्लोज करने के बाद आपने कॉमा लगाना है। कॉमा लगा के आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल अनसेव अलाउ HTML करना है, इसकी वैल्यू को ट्रू कर देना है। इन सारी चीजों को करने के बाद एक बार अल्टर जेड दबाएं, दोबारा अल्टर जेड दबाएं, ताकि आपका कोड एकदम जस्टिफाई हो जाए। अब हमारे पास यहाँ पे जो हमारा सब टाइटल था हमने उसको भी रेंडर कर लिया। जो मेरा अपना मेन टाइटल था मैंने उसको भी जो है वो यहाँ पे रेंडर कर लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जाना है दूसरे कॉलम के अंदर। अब मैं जाती हूँ दूसरे कॉलम के अंदर और मैं कहती हूँ कि अगर मेरी एनिमेशन यहाँ पे लोड होती है तो उस केस में आपने क्या करना है, उस केस में आपने ht अंडर स्कोर लॉटी का यूज करना है। आपने एनिमेशन को कॉल करना है। एनिमेशन आपने एक जो है वो मेरे पास यहाँ पे हाइट देनी है जो कि बराबर होगी 200 के। आपने यहाँ पे इसकी स्पीड भी प्रोवाइड करनी है जो कि बराबर होगी 1 के। एंड साथ ही साथ आपने जो मेरा लूप चलाना है उसकी कंडीशन आपने रखनी है 2, ठीक है। तो आप जब उसकी कंडीशन रखेंगे तो क्या हुआ कि एनिमेशन जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। अदरवाइज आपने क्या करना है, आपने एल्स का यूज करना है। सिंपल आपने एक अदर वार्निंग को जनरेट करना है। वार्निंग को जनरेट करके क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे फेल टू लोड एनिमेशन, ठीक है। अच्छा अब ये वार्निंग है तो हम इसमें एक वार्निंग का साइन भी आता है, इससे दिखेगा। ये वार्निंग का साइन कॉपी कर लेते हैं और इसके शुरू में इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है। हमने वार्निंग का साइन कॉपी किए, इसके शुरू में इम्प्लीमेंट कर दिया। तो इस तरीके से हमने छोटे से इमोजीज का यूटिलाइजेशन भी कर लिया। अब जो हमारा काम है वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, यानी कि ये वाला जो मेरा ऊपर का पोर्शन था ये मैंने कंप्लीटली बना दिया। अभी हम सिर्फ जो है वो इसका हार्डवेयर सेक्शन डिजाइन कर रहे हैं, बाकी की जो चीजें हैं वो हम फर्दर एंड ग्रेजुअली डिफाइन करेंगे। अब क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि जो साइड बार के मेन फीचर डॉक्यूमेंट हो रहे हैं ना, हम उसको यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो मैं यहाँ पे एस डॉट साइड बार का यूज करती हूँ उसके लिए सिंपल। एंड इसमें भी क्या करती हूँ, चीजों को डिफाइन करती हूँ। उसमें भी मैं एस डॉट मार्कडाउन का यूज करते हुए चीजों को क्या करूंगी, डिफाइन कर लूंगी। इसमें भी मुझे अलग अलग चीजें लिखनी होंगी, जैसे फीचर बॉक्स है, इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन का बॉक्स है, क्लीन कोड का बॉक्स है, ठीक है। तो देखो बाकी चीजें तो डिफिकल्ट है यहाँ पर डिफाइन करने की। पहले हम ये जो तीन चीजें हैं ना ये वाली, इनको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह से कंसिडर हो जाए। तो हमने सबसे पहले एक डिव बनाया, जिसको हमने क्लास का नाम दिया। क्लास में हमने जो है वो चीजों को फीचर किया। फीचर कहाँ से करेंगे, हम फीचर बॉक्स से चीजों को फीचर कर रहे हैं। फीचर बॉक्स से चीजों को फीचर करने के बाद हमने सिंपल जो है वो यहाँ पे एक अदर
H2 ले लिया। H2 आपके पास मेन हेडिंग होती है, H2 के अंदर आप अपने मर्जी की कोई भी हेडिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये फीचर्स की हेडिंग है, तो मैं सिंपल इसी फीचर की हेडिंग को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। ठीक है। इसके बाद हमने जो टैग ओपन किया वो टैग आपने लाजमी यहाँ से क्लोज करना है। देन आपने पैराग्राफ का टैग खोलना है। अगर आप इसको पूरा सा अल्टर राइट करना चाहें तो आप इसको इस तरीके से भी अल्टर राइट कर सकते हैं, यानी अगर आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा हो ना, तो आप चीजों को ऐसे भी जो है ना वो समझ सकते हैं कि चीजें यहाँ पे इस तरीके से आ रही है, लेकिन क्योंकि वो उसके साथ ही लिखी हुई होती है तो मैं इससे उनको अलग अलग जो है वो नहीं करूँ। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे पैराग्राफ लेना है, और इस पैराग्राफ को सबसे पहले मैं क्लोज कर लेती हूँ ताकि मुझे याद रहे, और मैंने यहाँ पे डिव भी एक खोला हुआ है, उस डिव को भी मैं क्लोज कर लेती हूँ। अब इस पैराग्राफ में क्या करना है, इसका टेक्स्ट लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रीड फैक्टर एनालिसिस। हम जो है वो अपना एनालाइज करा रहे हैं यहाँ पे अपने कंटेंट एनालिसिस को, एनालिसिस कोड, एंड साथ में हम लिख देते हैं ऑप्टिमाइज योर गिवन कोड। ठीक है, अगर आप चाहें तो सिंपल एनालिसिस लिख सकते हैं, एनालिसिस डेटा करते हैं यहाँ पे, ताकि जो है वो ये थोड़ा अच्छी तरीके से हमारे पास कंसीडर हो जाए। इसके बाद आपने क्या करना है, इसका क्योंकि इसमें भी HTML भी है, तो ये चीज लाजमी है कि आप जो है वो यहाँ पे अपना अनसेफ अलाउ HTML का इम्प्लीमेंट जरूर करें। तो हम यहाँ पे अनसेफ अलाउ HTML का यूज करते हैं, इसको भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। तो जो मेरा फीचर बॉक्स होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले होने लग जाएगा। इसके बाद मुझे डॉक्यूमेंट बॉक्स को यहाँ पे रखना है, तो उसमें भी मैं सेम चीज करूंगी, एच डॉट मार्कडाउन का यूज करूंगी। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर अच्छा एक एरर आ रहा है, मैं एक एरर देख लेती हूँ भाई क्या एरर आ रहा है। इसके अंदर ब्रैकेट तो मैंने ठीक बंद किए हैं, बाकी की चीजें भी ठीक लग रही हैं। वॉज नॉट क्लोज कह रहे थे, क्लोज तो कंप्लीट है यहाँ पे। अच्छा, आई थिंक मैंने यहाँ पे आगे कॉमा नहीं लगा है ना, यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं लगा। ठीक है, मैं यहाँ कॉमा लगाना भूल गई थी, कॉमा लगा लीजिएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और डिव क्रिएट करेंगे। इस डिव के अंदर हम क्लास रखेंगे, क्लास के अंदर हम एक चीज रखेंगे जिसको हम जो है वो डॉग बॉक्स का नाम देंगे। इस डॉग बॉक्स के अंदर हमने क्या करना है, चीजों को इम्प्लीमेंट कराना है। अब हम इस छोटी हेडिंग लेंगे जो कि H3 की हेडिंग होगी, मैं साथ ही H3 की हेडिंग को बंद भी कर लेती हूँ वरना मैं भूल जाती हूँ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने डॉक्यूमेंटेशन रखनी है, तो हमने यहाँ पे सिंपल डॉक्यूमेंटेशन को कंसीडर कर दिया। इसके बाद आपने सेम यही काम करना है कि एक अलग पैराग्राफ टैग लेना, पैराग्राफ टैग यूज करना है, उसके बीच में एक सिंपल पैराग्राफ लिख देना है। तो गेट स्टार्टेड विद AI ड्रैगन ऑप्टिमाइजेशन हमने इसके बीच में इम्प्लीमेंट करा दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन आपने जो है वो यही पूरा सेम प्रोसेस जिसमें आपका डिव एंड आपका जो है हमारे पास यहाँ पे अनसेफ अलाउ HTML है, हम उसको कंसीडर कर लेंगे। मैंने उसको कॉपी पेस्ट कर लिया क्योंकि फिर वरना बहुत लंबा जो है वो कंसीडर हो जाएगा अगर मैं पूरा लिखूंगी। मैं कहती हूँ कि अगर मेरा यहाँ पे एक नजर बटन लगा हुआ है, तो इस बटन के अंदर क्या करना है, उस बटन के अंदर मुझे जो है वो क्लियर कोड का ऑप्शन देना है। सिंपल और क्लियर कोड का ऑप्शन देने में हम क्या करेंगे, हेल्प का यूज करेंगे, और हेल्प किस चीज के बराबर हो जाएगी, हेल्प में कह देगा वो रीसेट योर कोड। ठीक है, जो भी कोड हमने जो है रेक्टिफाई में दिया होगा वो पूरा का पूरा रीसेट हो जाएगा अगर हम जो है वो इसका यूज करना चाहेंगे। जैसे मुझे एक बास्केट लगी थी तो हम वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद मुझे यहाँ पे जो है वापस स्टैटिक कॉलन लगाना है। देन यहाँ पे लिखना है SG.session। सेशन क्या है मेरे पास, सेशन स्टेट यहाँ पे रहता है, सेशन स्टेट में हमने डॉट कोड अंडर स्कोर इनपुट का यूज करना है, और ये चीज के बराबर हो जाएगा, ये मेरे पास यहाँ पे बराबर हो जाएगा उस कोड के जो कि प्रोवाइड आउट किया जाएगा यूजर की तरफ से। अब ये जो हमने यहाँ पे चीजें प्रोवाइड की हैं, इनको हमने जो है वो भी इनिशियलाइज भी करना है। अगर हम ओवरऑल देखें तो हमने अपनी जो हमारे पास यहाँ पे चीजें हैं वो हमने ऑलरेडी कंसीडर कर ली। तो मुझे ये बास्केट का इमोजी चाहिए, तो हम सिंपल यहाँ पे बास्केट का इमोजी सर्च कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पे इस इमोजी को भी इम्प्लीमेंट कर सकें। तो मैं अगेन जो है वो इमोजी की देखिए साइड बास्केट को सर्च कर रही हूँ, तो यहाँ पे एक
बास्केट है, तो हम उसके इमोजी को यहाँ से कंसीडर कर लेते हैं। अगर हम ओवरऑल देखें ना यहाँ पे, तो हमने अपने जो सेशन है इसमें से जो टॉप का पार्ट है हमारे पास वो हमने कंसीडर कर लिया, यानी कि मैंने ये वाला साइड बार यहाँ पे बना दिया और ये जो मेरा ऊपर का पार्ट है हमने कंसीडर कर लिया। अभी हमारा मेन कोड है यहाँ पे जो कि हम ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज करेंगे। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। अभी तक हमने जितना कोड लिखा था हम उस कोड को सिलेक्ट करें, तो इसको मैं कॉपी करूँ अपने इनपुट में आऊँ, यहाँ पेस्ट करके हम इसको रेक्टिफाई करके देखेंगे हमारी एप्लीकेशन चल रही है या नहीं चल रही। तो यहाँ पे देखो ये क्या करके लेकर आते हैं, इस कोड को भी रन करें, रन करके इसमें इसको कंप्लीट रेक्टिफाई कर दिया। इतना कोड जितना मैंने लिखा है मैं इसको डाउनलोड भी कर सकती हूँ। अगर हम इसका स्कोर देखें तो अभी 100% है। अगर हम इसे ग्राफ देखें तो हमारे पास मॉड्यूल जो है वो ग्राफ के अंदर यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। देखो ये वो सारे के सारे मॉड्यूल्स हैं जो कि हमने इसमें यूज किए। अगर आपने कोई भी मॉड्यूल से इम्प्लीमेंट नहीं करना जिसको आप नहीं दिखाना चाहते, तो उसको आप क्लिक करके हटा भी सकते हैं। तो अब तक इतनी एनिमेशन है जो कि हम अपने प्रोजेक्ट में क्रिएट करते हैं। अभी यहाँ पे जो है जितना कोड हमने लिखा है इसमें क्या हमें सजेशन दे रहा है कि आप जो है वो वेरिएबल नेम रख सकते हैं, जिसमें सिंगल लेटर वेरिएबल यानी कि एक्शन का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे सारे मॉड्यूल्स के पार्ट जो है इस तरीके से वर्क करते हैं। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि हम इसके थ्रू किस तरीके से चीजों को कंसीडर करते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने सेशन स्टेट का यूज करना है। सेशन स्टेट का यूज करते हुए अपनी बाकी की चीजों को इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले हमें वो टैब बनाने हैं जो कि हम यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे। तो मैं कहती हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पे जो मेरा कोड का इनपुट है वो कंसीडर किया जाए, और वो क्या हो, किस चीज के अंदर नहीं हो, वो नहीं हो मेरे पास एस टी डॉट सेशन SESSION सेशन स्टेट के अंदर, अगर वो ना हो तो आप क्या करो, एस टी डॉट सेक्शन स्टेट का यूज करो और इसके अंदर जो मेरा कोड अंडर कोड इनपुट है उसको यूटिलाइज कर लो। तो क्या करेगा, पहली बार सेशन स्टार्ट करते वक्त कोड इनपुट को इनिशियलाइज से कर देगा, यानी कि इनिशियलाइज का मतलब क्या है कि जीरो से वो इसको शुरू कर देगा। जो बात अभी मैंने ऊपर लिखी थी सेम बात मैंने वापस नीचे लिखी थी। अब मुझे इसमें टैब्स क्रिएट करना है, ठीक है। मैं टैब जो है वो यहाँ पे बना देती हूँ। तो हमारे पास एक कमांड होती है SG.tabs की, हम उसका यूज करेंगे एंड इसका यूज करते हुए हम लिस्ट के फॉर्मेट में अपने टैब्स को जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, अब मेरे पास कौन कौन से टैब्स है, कोड इनपुट, refactor आउटपुट, कोड मॉड्यूल ग्राफ एंड कोड ऑप्टिमाइजेशन सजेशन। जैसे कोड इनपुट है, कोड इनपुट में मुझे क्या करना है, कोड इनपुट में मुझे इस तरीके का एक इमोजी यूज करना है। बल्कि जो एक्स्ट्रा इमोजी है जिनकी जरूरत नहीं है उसको हम कर देते हैं। एंड यही वाला इमोजी मेरे पास कहाँ पे आएगा, ये क्या है मेरे पास नीमो इमोजी। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करती हूँ, सबसे पहले टैब में आती हूँ, इसको पेस्ट करती हूँ। बल्कि इसको पेस्ट करने से पहले यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, देन मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करती हूँ। सिंपल में यहाँ पे लिख देती हूँ कोड इनपुट। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, कोड इनपुट का यूटिलाइजेशन कर दिया। इसके बाद मुझे दूसरा यहाँ पे टैब बनाना है, तो उसके लिए मुझे जो है वो क्या करना है, उसके लिए मुझे यहाँ पे रिफैक्टर आउटपुट का यूज करना है। तो मैं सिंपल रिफैक्टर आउटपुट को यहाँ पे यूज कर लूंगी। अच्छा, अब ये क्या होगा, मैं कॉपी पेस्ट करूंगी तो सारी चीज नजर सुधर हो जाएंगी, तो अब मैं परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो इसके बाद अगली चीज होगी मेरे पास स्कोर कार्ड। ये चीज मैं इसलिए कर रही हूँ, इसको जो करने का रीजन है वो ये है कि अपना मेरे पास जो टाइम पीरियड है ना वो थोड़ा सा बच्चा है, जो हमारी वीडियो है वो बहुत ज्यादा लंबी नहीं हो। ठीक है, स्कोर कार्ड के बाद मुझे जो चौथी चीज प्रोवाइड करनी है वो है मॉड्यूल ग्राफ। तो मैं मॉड्यूल ग्राफ को सिंपल यहाँ पे प्रोवाइड कर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है वो मुझे क्या करना है, कोड ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन को यूज करना है। तो मैं उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करा लूंगी। तो इस तरीके से ओवरऑल ये सारी चीजें मेरे पास कंसीडर हो जाएंगी टैब के फॉर्मेट में। अब क्या करना होगा, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज होगी, ये जो टैब हमने बना लिए हैं अपने पांच, इन टैब का कोड अब आपने जो है वो रखना होगा कि टैब 0 क्या करेगा, टैब 1 क्या करेगा, टैब 2 क्या करेगा, 3 4 अप टू 5 तक टैब जो है वो क्या क्या चीजें इम्प्लीमेंट कराएंगे वो हम सब यहाँ पे रखेंगे। तो सबसे पहले हम टैब 0 की बात करते हैं, तो हम टैब 0 को कंसीडर करते हैं। अच्छा, ये टैब्स हमने रखा है तो टैब 0 को कंसीडर करते हैं। और मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि जो मेरा
कोड अंडर स्कोर इनपुट है उसको हम यूज करेंगे। ये बराबर हो जाएगा एसक्यू डॉट टेक्स्ट एरिया के। टेक्स्ट एरिया क्यों यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट जो है वो यूजर देगा। यूजर को हम कह देंगे कि यहाँ पे पेस्ट योर पाइथन कोड हेयर। जो भी आपका कोई पाइथन कोड है वो आप यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे जो है वो वैल्यू असाइन करनी है। वैल्यू कहाँ से आएगी, वैल्यू ऐसी सेशन स्टेट से आती है आपके पास। और सेशन स्टेट में कहाँ से आएगी, जो भी मेरा कोड इनपुट इनिशियलाइज हुआ होगा वहां से आएगी। इसकी हाइट आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, जितनी भी देना चाहें। तो मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 300 दे देती हूँ। साथ ही साथ हमने इसकी की देनी होती है। तो की किस चीज के बराबर होगी, की हमारे पास यहाँ पे इनपुट अंडर स्कोर कोड के बराबर होगी। वो हमारा कोड कहाँ से आ रहा होगा, वो कोड आ रहा होगा सिंपल यूजर से। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसको कंसीडर कर लिया। इसके बाद अब आपने क्या करना है, इसके बाद आपने जो है वो अपने रेक्टिफाई आउटपुट का कोड देना है। अभी हमारे पास दूसरा जो टैब है हम उसमें चलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल देती हूँ कि ये मेरे पास refactor अंडर स्कोर का कोड है, और इसमें सबसे पहले क्या चीज आ जाएगी, कोड आ जाएगी। कोड से रिलेटेड क्या होगा कि कोड को इसमें सॉर्टेड करना होगा। एंड सॉर्टेड करने के बाद जो है वो इसको किस चीज के ये बराबर कर देगा, ये आई सॉर्ट का जो हमारे पास मेथड था उसके बराबर इसको कर देगा। पूरे कोड को सॉर्ट करके सॉर्ट सॉर्ट कोड कहाँ से करा होगा, जो भी कोड यूजर ने प्रोवाइड किया होगा वहां से इसको सॉर्ट कर देगा। सॉर्ट करने के बाद इसको फॉर्मेट करना है, तो हम यहाँ पे जो है वो सिंपल फॉर्मेटेड कोड का यूज कर लेंगे। इसके लिए मैं फॉर्मेटेड अंडरस्कोर कोड की कमांड का यूज करूंगी, और इसको कह दूंगी कि ये मेरे पास ब्लैक से कोड को लेकर आ रहा है। ब्लैक से कोड को लाने के बाद फाइल को हमने सिंपल फॉर्मेट किया, तो मैंने फॉर्मेट फाइल का यूज किया। साथ ही साथ मैंने इसमें कंटेंट्स अपलोड आउट किए। कंटेंट्स को मैं सिंपल सॉर्टेड कर रही हूँ। एंड सॉर्टेड करने के साथ साथ हमने अपने सॉर्टेड कोड में इसको यूज कर लिया। जब मेरा कोड सॉर्टेड हो गया तो मैंने कहा कि थोड़ा जल्दी जो है वो आप सॉर्टेड कर दो, और उसके लिए हमने जो है वो फॉर की कमांड का यूटिलाइजेशन कर लिया। साथ ही साथ मुझे इसका मोड भी बताना है, तो मोड जो है वो मैं यहाँ पे सिंपल ब्लैक रखूंगी, क्योंकि मैंने इम्पोर्ट ब्लैक कराया था। और ब्लैक डॉट मोड हमारे पास यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ब्लैक से कोड को हमारे पास फॉर्मेट कर देगा। तो ये जो लाइब्रेरी शुरू में हमने यूटिलाइज की थी वो इसलिए की थी ताकि हमें आइडिया रहे कि हम क्या क्या चीजें कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है, अब जो हमारी टेम्प फाइल है हमने उसको जो है वो यहाँ पे कंसीडर करना है। यानी जो भी चीज जो है वो यूजर ने दी है, इसको क्या करो, इसको एक जो है वो टेम्परेरी फाइल का नाम असाइन कर दो। और जब ये काम कर ले तो इसको सिंपल जो है वो आप डिलीट कर दो। तो उसके लिए हम डिलीट करेंगे, डिलीट कमांड को सिंपल क्या कर देंगे, फॉल्ट कर देंगे। इससे ना हमारे पास यहाँ पे एक चीज होती है जो कि कहलाती है सुफिक्स। सुफिक्स में क्या होता है कि हम पिक्सेल्स जो है वो डिफाइन करते हैं अपने एक्स एंड वाई एक्सिस के अकॉर्डिंगली। तो सुफिक्स में मैं पी वाई के ऊपर जो है वो इसको डिफाइंड आउट कर दूंगी। इसके बाद हमने इसको रिटर्न मोड के अंदर रखना है, तो मोड जो है वो हम बराबर कर देंगे कि इसमें डब्ल्यू में। बेसिकली मैं इस प्रोजेक्ट को इसीलिए बना रही हूँ कि हमने काफी सारी चीजें जो है वो यहाँ पे अपना पढ़ रखी हैं जो कि फाइल हैंडलिंग वगैरह से रिलेटेड है। तो उसके अकॉर्डिंगली इसको जो है वो चलाना आपके पास काफी आसान रहता है। जो टेम्पलेट फाइल हमने क्रिएट की थी वो सब यहाँ पे क्या होंगी, रीड फॉर्मेट में आ जाएंगे। बीच में दो चीजें होती हैं, आप राइट कर सकते हो, राइट फॉर्मेट में आएंगी, डब्ल्यू लिखा है। राइट फॉर्मेट में आप दो चीजें कर सकते हो कि आप जो फॉर्मेटेड कोड है उसको राइट कर लेते हो। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे टेम्प फाइल का यूज करती हूँ। इसको सबसे पहले जो है वो हम राइट कराते हैं। इसके अंदर किसका यूज करेंगे, इसके अंदर फॉर्मेटेड कोड्स का सिंपल यूज कर लेंगे। इसी तरीके से हम दोबारा जो है वो अपने टेम्प पाथ को यूज करेंगे इस बार। और टेम्प पाथ को यूज करते हुए मुझे क्या चीज करनी होगी, टेम्प पाथ को यूज करते हुए मुझे जो है वो इसको टेम्प फाइल डॉट नेम के बराबर करना होगा, ताकि मैं यहाँ पे टेम्परेरी फाइल का जो भी कोई नाम है वो असाइन कर सकूं। जब मेरे पास ये चीज असाइन हो जाएगी तो मुझे सिंपल रिजल्ट देना होगा अपना। तो मैं इसको एक रिजल्ट का नाम दे दूंगी, और रिजल्ट में मेरे पास सब प्रोसेस का यूज किया जाएगा। सब प्रोसेस जब भी मेरे पास रन होगा तो मेरे पास क्या होगा कि सैंपल क्लास हमारे पास एक चीज होती है जो कि कहलाती है क्लास ए। ठीक है, या एक चीज कहलाती है फ्लेक एट।
एक आप लोगों ने सुना होगा कि प्लेकेट क्या करती है, ये हम हमारे पे जो कोड होता है उसको एनालिसिस करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, एक क्लास भी होता है, लेकिन ये क्या होती है, हमारे पास होती है प्लेट एट। अब जो हमारे टेम्परेरी पाथ है वो हम इसके अंदर कंसीडर कर देंगे। उस टेम्परेरी पाथ को कंसीडर करने के बाद आपने आउटपुट को कैप्चर करना है। आउटपुट जो भी कैप्चर होगा आपने उसकी वैल्यू ट्रू असाइन करनी है। जो हमारे पास टेक्स्ट होगा वो भी यहाँ पे ट्रूली असाइन होगा, तो उसको भी हम ट्रूली असाइन कर देंगे। एंड साथ ही साथ मुझे क्या करना होगा, चीजों को रिटर्न कराना होगा। तो हम सिंपल यहाँ पे चीजों को रिटर्न कराएंगे। रिटर्न में क्या करेंगे, फॉर्मेटेड कोड का यूज करेंगे। और ये जो मैंने अभी रिजल्ट दिया है इसको जो है वो टी डाउट करके या एस टी आउट करके फॉर्मेट कोड के अकॉर्डिंगली इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, अच्छा रिजल्ट डॉट है यहाँ, ठीक है, यहाँ पे डॉट लगाइएगा, कॉमा नहीं डॉट आएगा। एस टी डाउट के अकॉर्डिंगली इसको हम यूज कर लेंगे। तो यहाँ तक जो मेरी दूसरी चीज होगी वो भी कंसीडर हो जाएगी। अब क्या करना है, तीसरी चीज स्कोर कार्ड की है, तो उसको यूज करेंगे और उसके लिए चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमने यहाँ पे सिंपल जो है वो डेफ की कमांड का यूज किया। मैंने यहाँ पे काउंटर इश्यूज को क्रिएट किया। इन काउंटर इश्यूज के अंदर हमने सिंपल जो है वो आउटपुट कंसीडर किए। इन आउटपुट के अंदर जो है वो अ, हमारे पास चीजें रिटर्न हो जाएंगी। रिटर्न होते हुए मुझे क्या करना होगा, रिटर्न करते हुए मुझे चीजें यूज करनी है। जैसे कि मेरे पास हो जाएगा अनयूज, जो है मेरे पास यहाँ पे इम्पोर्ट। सबसे पहले वो बताए कौन कौन से इम्पोर्ट ऐसे हैं जिनको मैंने इम्पोर्ट तो किया लेकिन यूज नहीं किया। ठीक है, उनकी लेंथ बताएगा। लेंथ जो है वो रीड और फिंडल से जो है वो मेरे पास डिफाइन करेगा। इसके साथ साथ जो है वो यहाँ पे अ, हमने क्या करना है, इसको रीड फॉर्मेट में रखना है। रीड फॉर्मेट के अंदर हम इसको सिर्फ अनयूज डैश इम्पोर्ट करके यूटिलाइज कर लेंगे। एंड इसके बाद हमने इसका सिंपल जो आउटपुट होगा वो यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है। तो इसमें भी अनयूज इम्पोर्ट होंगे, वो आ जाएंगे। इसी तरीके से अनयूज वेरिएबल और अनयूज काउंट को भी हम कॉल कर लेंगे। आपने इन सारी चीजों को जो है वो एक ही तरह लिखना है, इसमें कोई ज्यादा जो है वो डिफरेंस नहीं है। तो मैं सिंपल सेम लाइन को कॉपी कर लूंगी। जहाँ पे मैंने अब इम्पोर्ट लिखे हैं इसकी जगह हम जो है वो वेरिएबल्स लिख देंगे। बाकी चीजें इसी तरीके से रहेंगी और ये भी अनयूज्ड रहेंगे। इसमें डी जरूर लगाइएगा, मैंने डी नहीं लगाया था। ठीक है, अनयूज्ड रहेंगे। अनयूज्ड रहने के बाद ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मेरे पास वेरिएबल्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इन वेरिएबल्स को सिंपल यूज कर लिया। ठीक है, जब ये अनयूज हो जाएंगे तो उनको अनडिफाइंड भी होना चाहिए। तो हम जो है वो यहाँ पे इसको पुट करेंगे। इसके बाद इसको हम जो है वो अनडिफाइंड कर देंगे। ठीक है, अब अनडिफाइंड में क्या है, अनडिफाइंड में जो है वो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स अनडिफाइंड हो जाएंगे। इनकी लेंथ रखनी है, इनको भी हमने रीफिंडल का यूज करते हुए रीड कराना है। और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सिंपल डिफाइंड कर देंगे। ठीक है, तो अनडिफाइंड यहाँ पे हमारे पास हो जाएंगे वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे वेरिएबल भी हमने अनडिफाइन कर दिए। तीनों चारों चीजों को अनडिफाइन कर देने के बाद जो है वो हमारे पास यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली चीजें हो जाएंगी। अब हमने क्वालिटी स्कोर की बात करनी है, तो मैं एक और फंक्शन बनाती हूँ। इसको मैं यहाँ पे क्वालिटी अंडर स्कोर का नाम प्रोवाइड आउट करती हूँ। और इसके अंदर हम जो है वो अपने इश्यूज रखेंगे, जो कि कहाँ से आएंगे, जो कि काउंट से हमारे पास आ जाएंगे। अब जो मेरे पास यहाँ पे इश्यूज काउंट से आ रहे हैं वो बेसिकली क्या है, वो यहाँ पे मेरे पास टोटल है। वो टोटल किस चीज के बराबर है, वो टोटल मेरे पास सम के बराबर है। सम में क्या क्या चीजें होंगी, जो मैंने अभी यहाँ पे अपने इशू काउंट किए हैं वो वाले इशू काउंट हम यहाँ पे क्रिएट आउट करेंगे। और वो कहाँ से आएंगे, जो भी कोई वैल्यूज प्रोग्राम में गिवन की गई होंगी हम उनके थ्रू उन जो सारे इशूज है उनका सम कर लेंगे। इसके बाद हम वैल्यू को रिटर्न कराएंगे। रिटर्न मैक्सिमम लेवल पे करा देंगे। मैक्सिमम लेवल क्या होता है, 0 होता है। 0 से 100 जाता है। 100 में आप क्या करते हो, जो भी कोई आपका टोटल होता है उसको आप जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हो। किस चीज से मल्टीप्लाई कर देते हो, आप सिंपल 10 से। तो उसको वो कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला होता है जो कि हम यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास ये कंसीडर कर दिया जाएगा। अब ये आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है। इसके बाद क्या है कि कोड में हमने जो चीजें इम्पोर्ट की है वो सही तरीके से एक्सट्रैक्ट हो रही है या नहीं हो रही, अब हम उस चीज को यहाँ पे देखेंगे। तो हमने एक फंक्शन बनाया, इसमें मैंने यहाँ पे इसका नाम जो है वो
एक्सट्रैक्ट इम्पोर्ट रख दिया। एक्सट्रैक्ट इम्पोर्ट के अंदर क्या होगा कि मेरा जो कोड होगा वो इम्पोर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब इस कोड को इम्पोर्ट करने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं जो कि कहलाता है ट्री का मेथड। ठीक है, ट्री के मेथड में क्या होता है कि मैंने ESC की इम्पोर्ट आपको कर आगे बताया था, जो कि पाइथन का मॉड्यूल था, एज अ ट्री ऑफ सिंटैक्स में वर्क करता है। ठीक है, हमने इसको यूज किया। इसको जो है वो हमने सिंपल फ्रेज किया। फ्रेज कहाँ से कर देंगे, जो भी कोड यूजर देगा हम उसको एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री के अंदर जो है वो लिख देंगे। यानी कि क्या था कि देखें, मैं ये चीज भी आपको दिखा देती हूँ कि जो भी कोई कोड यहाँ पे लिखा हुआ था वो हमने अपनी तरीके से लिखा था ना, इसको इस तरह कोड फॉर्मेट में लिख के ये सिंपल दिखा देगा। तो हम ये चीज यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे जो है वो अपने इनपुट्स कंसीडर किए हैं। इनपुट्स मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये मेरे पास नोट डॉट नेम के बराबर हो जाएंगे। नोट डॉट नेम क्या है, ये हमारे पास इनपुट्स को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसकी अलाइन इंडेक्सिंग वैल्यू 0 होती है जो कि यूजर की तरफ से दी जाती है। हमने इसमें नेम का यूज करना होता है। नेम कहाँ से यूज करते हैं, नोट से यूज करते हैं। और नोट कहाँ से आता है, नोट आ जाता है हमारे पास ट्री की बॉडी से। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे अपना एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बनाया होगा उसकी बॉडी से हम इसको ले लेंगे। इसके बाद हमने जो है वो इसको इंस्टेंटली यूज करना है, तो इसलिए हम इंस्टेंटली कमांड का यूज करेंगे। मैं यहाँ पे नोट रखूंगी, इंस्टेंट इंपोर्ट करवा दूंगी यहाँ पे। और इंस्टेंट इंपोर्ट में क्या होगा, इंपोर्ट का आई जो है वो कैपिटल रखिएगा। एंड इंपोर्ट कराने के बाद जो है वो हमारे पास चीजें इंपोर्ट हो जाएंगी। चलिए यहाँ पे छोटी सी कोई गलती हुई है वो मुझे सिंपल देखनी पड़ेगी। अच्छा, अगर मैं इसको रिटर्न कराऊँ, डिजाइन में कोई छोटी गलती हुई है। इम्पोर्ट्स बराबर है नोट नेम के, और नोट नेम बराबर हो जाएगा नेम के, जो कि मैंने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है। ठीक है, ऑलरेडी कंसीडर करने के बाद मुझे क्या करना है, कॉन्स्टेंट पे रखना है और इसको जो है वो इम्पोर्ट कराना है। खैर अभी यहाँ पे जो छोटी गलती हो रही है, मुझे जो है वो यहाँ पे चीजें रिटर्न करानी है। रिटर्न कराते हुए मुझे सिंपल इम्पोर्ट को कॉल कर लेना। तो चलें, इसको हम जो है वो थोड़ी देर बाद देख लेंगे कि क्या चीज हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम सारी चीजों को देखें तो एक गलती ये है कि ट्री डॉट बॉडी होना चाहिए, अब एक ही हो जाए। ठीक है, तो अब हमारे जो इम्पोर्ट्स थे वो यहाँ पे हमने किस तरीके से इम्पोर्ट करा लिए। अब जो हमारे मॉड्यूल है हमने क्या करना है, हमने उन मॉड्यूल्स को यहाँ पे प्लॉट करना है। तो अब ये जो चीज है ना, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है हमारे पास इस प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पे जो चीजें आ रही हैं उन चीजों को क्रिएट करना थोड़ा सा जो है वो बाकी चीजों के मुकाबले में डिफिकल्ट रहेगा। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये कि यहाँ पे बहुत सी चीजें जो है वो इम्प्लीमेंट करनी। मॉड्यूल यूजर्स की बात करें तो हम एक फंक्शन बनाते हैं। अब हम इसको यहाँ पे प्लॉट का नाम देते हैं और मैं इसको यूजर वाइज जो है वो इम्पोर्ट करा लेती हूँ। यूजर फाइल इम्पोर्ट कराने का फायदा क्या होगा कि मैंने जो इम्पोर्ट पहले कॉल किए मैं उनको इसमें कॉल्ड आउट कर सकती हूँ आसानी से। मैं यहाँ पे कहती हूँ कि जो मेरे इम्पोर्ट्स हैं आप उनको सिंपल काउंट करो। ठीक है, जितने भी इम्पोर्ट्स आप उसको क्या करो, सिंपल काउंट करो और उसको किस चीज के बराबर कर दो, उसको आप यहाँ पे बराबर कर दो IMP के। IMP में क्या करेगा, हर इम्पोर्ट को काउंट करके कैलकुलेट करेगा। ठीक है, इसमें हमने IMP का यूज किया। इसमें मैंने कहा जो मेरे इम्पोर्ट्स आप उनको यूज करो, साथ में आप उसको काउंट कराओ। काउंट कराने के बाद आप इसको जो है वो इम के अंदर इम्पोर्ट करो। और इनके के अंदर इम्पोर्ट कहाँ से करना है आपने, मुझे वो भी बताना पड़ेगा। तो मुझे इम का यूज करना है, इम के साथ साथ मुझे सेट का यूज करना है। सेट में से मुझे सिंपल इसको इम्पोर्ट करा देना होगा, तो हर इम्पोर्ट काउंट को कैलकुलेट कर लेगा। जो मेरे पास यहाँ पे कलर्स होंगे मैं वो डिफाइन करूंगी। इसके अंदर कलर्स हम RGB के अकॉर्डिंगली ही रख रहे हैं, तो मैं सिंपल ऐसे स्ट्रिंग का यूज करते हुए कलर्स को डिफाइन कर दूँ। ठीक है, RGB में रेंडम रख देती हूँ, तो जितने भी मॉड्यूल्स थे उनके अकॉर्डिंगली जो है वो रेंडमली ये मेरे पास आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रेंडम का यूज करेंगे। और रेंडम कहाँ से आएंगे, रेंडम आ जाएंगे रेडियंट पे। ठीक है, रेडियंट में आप अपनी मर्जी कलर दे सकते हो। मैं 50 से लेके 255 तक की कलर लिस्टिंग दे देती हूँ, जितने भी कलर जितने हो वो आप सिंपल इसके अंदर रख दो। इसके साथ साथ आप यहाँ पे रेंडम रेडियंट का दोबारा से यूज करेंगे, तो रेंडम डॉट रेडियंट का हमने यूज किया। और रेंडम डॉट रेडियंट को यूज करते हुए दूसरी तरह के कलर जो मुझे बताने होंगे, तो दूसरी तरह के कलर भी मैं यहाँ पे 52 55 रख देती हूँ। और ये कलर जो होंगे वो कहाँ पे आ जाएंगे, ये मेरे पास आ जाएंगे यहाँ पे और अंडर स्कोर N, और ये पास आ जाएंगे इम्पोर्ट
काउंट पे आ जाएंगे, जितने भी काउंट इम्पोर्ट हुए होंगे उसके अकॉर्डिंगली ये वर्क करने लग जाएंगे। अब हमने बार चार्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए फिक का यूज करते हैं, तो फिक हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। मैं एक बार दिखाती भी हूँ कि इस बार को यूज करते हुए कि हम इसको बनाते हैं इस तरीके से। ठीक है, सबसे पहले एक्स को बराबर कर लेते हैं लेट्स के, एंड इसमें क्या कराते हैं, इसमें इम्पोर्ट काउंट को इम्पोर्ट कराते हैं। इसके अंदर हम कीज रखते हैं डिफरेंट कलर की, और कीज रखने के साथ साथ हमने क्या करना होगा, इनको लिस्ट, तो y बराबर हो जाएगा किसके, लिस्ट के। और लिस्ट कहाँ से आएगी, लिस्ट आएगी इनपुट काउंट से, और काउंट कहाँ से आएंगे, जितनी भी वैल्यूज दी होंगी उन वैल्यूज से ये आ जाएंगे। तो बार जो हमारा चार्ट शीट हम क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे कंसीडर हो जाएगा। अब आपने क्या करना होगा, आपने चार्ट शीट के अंदर डिफरेंट टाइप की चीजें लगानी है। तो उसके अंदर लेबल्स लगते हैं, हम वो यहाँ पे लगा देंगे। पहले आपको दिखा देती हूँ कि देखिएगा किस तरीके से हम यहाँ पे ये वाला सेक्शन बना रहे हैं मॉड्यूल ग्राफ का। ठीक है, ये देखें यहाँ पे इसके लेवल्स वगैरह हैं, बाकी की चीजें जो कि हम कंसीडर कर रहे हैं। और ये वाला जो पूरा प्रोसेस है ये अभी हम इसके अंदर कंसीडर करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने सारी के सारे हटा दिए जो सब हट गए हैं। अगर आपने सारे लगाए हो तो आप एक एक करके सारे वापस भी इसके अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये वाला सेक्शन जो है वो बेसिकली क्रिएट करें। ठीक है, लेवल्स में आते हैं। लेवल्स में अगर काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लेवल्स होते हैं, तो सबसे पहले मैं इसके अंदर जो है वो एक्स का लेवल क्रिएट करती हूँ, जो कि किस चीज के बराबर होगा, जो कि मेरे पास यहाँ पे मॉड्यूल्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मुझे क्या करना होगा, अपना वाई एक्सिस पे जाना होगा। वाई एक्सिस पे मैं क्या करूंगी, इसको मैं कह दूंगी कि ये है मेरा यूसेज काउंट। ठीक है, अगर आपने इसको और थोड़ा डिफरेंट करना तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं यूज मॉड्यूल्स। ठीक है, जो मॉड्यूल यूज हुए वो हमने रख दिए, और जो मॉड्यूल यूज नहीं हुए वो हमने इसमें से हटा दिए। इसके बाद हमने इसका टाइटल देना है, तो मैंने सिंपल टाइटल दिया। टाइटल के अंदर जो है वो अ, हमने क्या चीज लिखी हुई थी, हमने लिखे हुए थे मॉड्यूल यूजेज। तो मैंने टाइटल के अंदर से मॉड्यूल यूजेज ले लिया। इसके अंदर हमने सिंपल कलर बताने, कलर कहाँ से आएंगे, कलर आएंगे लिस्ट से। और वो लिस्ट कहाँ से आएगी, वो आएगी इम्पोर्ट काउंट। और इम्पोर्ट काउंट में हमने क्या रखी है, कीज रखी है, उन कीज से हम उस लिस्ट को रखेंगे। तो टाइटल और कलर जो है वो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास सिंपल सेट हो जाएंगे। इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसके बाद मुझे यहाँ पे एक चीज होगी जो कि कहलाती है कलर डिस्क्रीट सीक्वेंस। ठीक है, तो हम उसको जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। अगर वो यहाँ पे डायरेक्ट मेरे पास क्रिएट हो जाता है, CRET होता है, CRET। और इसको कह देते हैं हम सीक्वेंस। और ये किस चीज के बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा हमारे पास कलर के। ठीक है, अभी जब मेरे पास कलर से बराबर हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे क्या करना होगा, तो एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ गया। ये ब्रैकेट यहाँ का नहीं है, ये ब्रैकेट यहाँ पे कॉमा से पहले यहाँ का ब्रैकेट। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया। इसके बाद हमने क्या करना है, सर हमने अगेन पिक को कॉल कर लेना है। और पिक को क्या करेंगे, पिक को कॉल करने के बाद हम इसको अपडेट करा देंगे अपने लेआउट के अंदर। ठीक है, मैं जैसे इसके अंदर इसको अपग्रेड कराऊंगी उसके बाद मुझे अपने बार ग्राफ का यूज करना होगा। तो मैं इसको जो है वो बार ग्राफ कहती हूँ, और ये बार ग्राफ कितना हो जाएगा, ये 0.3 के इक्वल हो जाएगा। यानी कि हर एक बार के बीच में जो गैप होगा ना वो कितना होगा, 0.3 हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे एसटी प्लॉटी चार्ट का यूज करते हैं। इसके अंदर हम पिक को रखते हैं। पिक के साथ मुझे इसके अंदर यूज कंटेनर विड्थ को रखना। कंटेनर विड्थ क्या कर देनी, कर देनी है तो यहाँ पे क्या करेगा कि जो चार्ट होगा उसको डिस्प्ले करने लग जाएगा। अब जो हमारा रिफैक्टर कोड है हम उसको सबसे पहले जो है वो यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे, ताकि हमारा ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो जाए। इसके लिए एक डेफिनेशन यानी फंक्शन बनाते हैं, एक डाउनलोड का बटन बनाते हैं, क्योंकि इस कोड को डाउनलोड भी तो करना है ना। ठीक है, तो एक डाउनलोड का बटन बनाते हैं, इसमें सबको कोड रखते हैं। कोड रखने के बाद ये करते हैं, बेस 64 का यूज कर लेते हैं। ये बराबर हो जाएगा सिंपल बेस 64 के। बेस 64 क्या करता है, इनकोड डिकोड करता है। ठीक है, डॉट आएगा, डॉट के बाद जो है वो यहाँ पर ले लें आप बेस 64 इनकोड। ठीक है, इनकोड करते हैं, इनकोड में कोड करते हैं, कोड को इनकोड करेंगे। इनकोड करने के बाद जो है वो क्या करेंगे, इसको सिंपल कर देंगे हम डिकोड। ठीक है, तो हमने यहाँ देखिए इसको सिंपल डिकोड कर दिया। इसके बाद हमने वैल्यू रिटर्न कराई। रिटर्न कराते हुए मैंने एफ का यूज किया। एफ का यूज करते हुए मुझे क्या करना है, एफ का यूज करते हुए केसेस देने हैं। सबसे पहले मैंने डिफ बनाया,
क्लास बनाई। और क्लास में मैंने क्या किया, क्लास को मैंने यहाँ पे बराबर कर दिया कुछ चीज के, इसको मैंने बराबर कर दिया सिंपल अपने डाउनलोड बटन के। ठीक है, इसको मैंने डाउनलोड बटन के अकॉर्डिंगली जो है वो कंसीडर कर दी। तो दिखाने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास यहाँ पे ये कंसीडर जो है वो क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, तो एक डेस्क खुला हुआ है, उसके डेस्क को बंद भी कर लो ताकि ये जो है वो ज्यादा परेशानियां क्रिएट नहीं करे हमारे लिए। ठीक है, यहाँ पे आ गया ये। ठीक है, ये आ गया बटन। बटन के बाद क्या करना है, बटन के बाद जो है वो सिंपल इसमें हमें स्टाइल देना है। स्टाइल बराबर हो जाएगा कि इसके टेक्स्ट अलाइनमेंट के, टेक्स्ट अलाइनमेंट कर लेनी है हमने। टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है मैं कह रही हूँ सेंटर। और अच्छा, एक चीज की गलती हुई थी, एक बार मैं हो गया था, स्पेस का प्रॉब्लम था। ठीक है, टेक्स्ट लाइन आ गया, टेक्स्ट लाइन हो गया सेंटर। और कोड बहुत लंबा हो गया ना, इसलिए मैं भी थोड़ा सा परेशान हो रही हूँ। पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल्स की। बट जाहिर है कि जब कोई कोड या कोई एप्लीकेशन बनाने बैठते हैं तो डेफिनेटली उसी तरीके से बनती है, तो वो हमें बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमने एसएफ टैग का यूज करना है। एसएफ टैग को यूज करके आप यहाँ पे क्या करोगे, जो भी कोई आपके पास यहाँ पे डेटा की फाइल होगी आप उसका यूज करोगे। तो इसके लिए हम डेटा का यूज करेंगे। देन फाइल होगी, फाइल क्या होगी, हमारी टेक्स्ट बेस होगी। अगर टेक्स्ट बेस नहीं, अगर आपने विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल किया होगा तो ये उसमें फाइल जो है वो आपकी बेस 64 के थ्रू डिकोड हो जाएगी। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको यूटिलाइजेशन किया एंड मैंने देन B64 को यूज कर लिया यहाँ पे सिंपल, ताकि ये जो है वो कंसीडर हो जाए। B64 को कंसीडर करने के बाद मैंने यहाँ पे अपना डाउनलोड का यूज किया। डाउनलोड को मैंने बराबर कर दिया रिफैक्टर के, एंड रिफैक्टर डॉट पी का नाम जो है वो हमारी फाइल का हो जाएगा और ये इसके अकॉर्डिंगली सेव होने लग जाएगी। देन हम यहाँ पे फाइल का टैग यूज करेंगे एंड इसको सिंपल क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, क्लोज करने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे सिंपल अपना बैकग्राउंड देना है। और ठीक है, बैकग्राउंड देना है। बैकग्राउंड हम दे देंगे यहाँ पे लीनियर। लीनियर में रख दूंगी ग्रेडियंट के साथ। ग्रेडियंट में जो है राइट से रख लेंगे इसको। और कलर दे देंगे इसके अंदर। कलर में देती हूँ 6A11C B करके। ठीक है, यहाँ पे हमने जो है वो कंसीडर कर दिया। इसके साथ साथ आपने जो है वो 257 5FC का जो है वो यूज करना है एक और कलर के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे तो ये कलर भी मेरा डिफाइन हो जाएगा। ये दो तीन चीजें डिफाइन होने के बाद हम पैडिंग डिफाइन कर लेंगे। पैडिंग देती हूँ मैं 12 पिक्सल की, 20 पिक्सल की। इसके साथ साथ मुझे जो है वो बॉर्डर रेडियस देना है, तो कुछ साथ ही दे देती हूँ। ठीक है, इसके बाद मुझे ये करना है, बॉर्डर रेडियस देना है, तो मैं बॉर्डर रेडियस दे देती हूँ। बॉर्डर रेडियस दे दिया मैंने 1 पिक्सल का। और एक उसके बाद मैं सिंपल कलर देना था, ये नीचे जा रहा है, मैंने चाहती इसके नीचे जाए। ठीक है, तो हम दे देते हैं कलर। कलर रहेगा वाइट। और टेक्स्ट की अलाइनमेंट हो गई, तो टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं। टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं अप्रोक्सीमेटली सेंटर। ठीक है, टेक्स्ट भी सेंटर अलाइन कर दिया। फाउंड का वेट देना होता है, तो फाउंड का वेट दे देते हैं थोड़ा सा बोल्ड टाइप का। इसके साथ साथ फाउंड का साइज भी देना होगा। फाउंड का साइज देते हैं 18 पिक्सल। जितना कोड करेंगे उतना आइडिया होगा कि स्क्रीन कहाँ होती है, कैसे होती है, किस तरीके से आपने इसको यूज करना है। थोड़ी सी टेक्स्ट डेकोरेशन देते हैं, उसको सिंपल रन कर देंगे। और रन करने के बाद इसको क्या करेंगे क्लोज, और इसमें एक टेक्स्ट लिख देंगे डाउनलोड रिफैक्टर्ड। ठीक है, यहाँ तक ये कंसीडर हो गया। और क्या करना है, अपना जो एज रेफर टैग है वो सिंपल क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे जो बटन होगा वो बन जाएगा। अच्छा, वापस आते हैं बटन को, देखते हैं क्या है भाई बटन के अंदर। रिफैक्टर कंटेंट में बटन है, बटन में एक कैलेंडर हमारे पास लगा। कैलेंडर, हमें कैलेंडर पेज पर कोई बात नहीं, हम कैलेंडर को सर्च कर लेते हैं, कैलेंडर मिल जाएगा। कैलेंडर का इमोजी हमने किया कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया ताकि ये कंसीडर हो जाए। अब ये पूरा का पूरा
हमारे पास ठीक तरीके से आ गया। अब अगर आपका प्रोग्राम ठीक है, सारी चीजें ठीक है, तो चीजें सी होंगी। यहाँ पे इस इक्वल टू मीन यहाँ पे हाइफन आता है, ठीक है। अपना इस चीज का जो है वो ध्यान रखिएगा। ये क्या होता है, लीनियर ग्रेडियंट होता है। इस तरह की छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अगर हम ये सेक्शन बना लेते हैं तो हम ऑलमोस्ट अपना सारा का सारा कोड जो है ना वो क्रिएट कर लेंगे। जो कि क्या होगा, जो कि होगा कोड ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू। कोड ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू क्या करना होगा, कोड ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू हमने अपनी चीजों को कंसीडर करना है। यानी कि अब मुझे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाना है, जो कि ये सेक्शन है कोड ऑप्टिमाइजेशन का। कितना बड़ा कोड है उसको अकॉर्डिंगली वो क्या ऑप्टिमाइज करता है। पहले एक काम और करते हैं, कंट्रोल ए करते हैं, कॉपी करते हैं, देखते हैं कि अब तक जो हमारा कोड है उसमें हमने क्या किया। ठीक है, हमने इस कोड को पेस्ट किया, इसको हमने रिफैक्टर किया। ये मेरा पूरा कोड जो है वो सही से रिफैक्टर होके आ गया। अगर आपने लिखने में गलती की हो तो हो यहाँ पे भी लिख के आप उसको सही रिफैक्टर कर सकते हैं। स्कोर कार्ड पर देखें तो 100% रिवीजन कोड कराने की जरूरत नहीं है, सारे मॉड्यूल्स आ रहे हैं। और ऑप्टिमाइजेशन फिलहाल क्या बोलते हैं, ऑप्टिमाइजेशन फिलहाल भी कुछ नहीं बोल रहा, क्यों? क्योंकि भी कोई कंडीशन रखी भी नहीं है। तो एक सिंपल सी कंडीशन दे रहा है, जैसे कंडीशन रखूंगी तो उसके अकॉर्डिंग चीजों को डिफाइन करेगा। अच्छा, अब बेसिकली हुआ क्या कि हमने कोड ऑप्टिमाइजेशन कर, कोड ऑप्टिमाइजेशन करने के ना बहुत सारे रूल होते हैं। कोड ऑप्टिमाइजेशन करने के इतने रूल होते हैं कि आप उनको जितनी बार रिफैक्टर करना चाहें आप उनको उतनी बार जो है वो सिंपल रिफैक्टर कर। ठीक है, तो हम एक फंक्शन बनाते हैं, इसको मैं यहाँ पे ऑप्टिमाइज कोड का नाम जो है वो प्रोवाइड करती हूँ। उसको कहती हूँ कि ये क्या है, ये मेरे पास ऑप्टिमाइज कोड के सजेशन है। ठीक है, तो मैंने इसका यही नाम दिया था सजेशन। के लिए जो कोड है वो कहाँ से लेगा, यूजर इनपुट कोड से लेगा। ठीक है, इसके बाद हम जो है वो सजेशंस का ही जो है वो एक आधा वेरिएबल बना लेते हैं और कहते हैं कि ये वेरिएबल क्या है, ये है एम्प्टी। ठीक है, अभी एम्प्टी नहीं क्योंकि यूजर ने कोड दिया है। अब क्या करना पड़ेगा, अब करने पड़ेंगी कंडीशन। अब क्या हुआ कि स्पेसिफिक कोड पैटर्न के लिए स्पेसिफिक चीजें हमने देनी होगी। जैसे मैं कहती हूँ कि अगर मेरे पास फॉर जो है वो यहाँ पे हो किसके अंदर, रेंज के अंदर। अच्छा, रेंज क्या होगी, रेंज होगी मेरे पास लेंथ। और लेंथ कहाँ से आती है हमेशा, लेंथ आती है मेरे पास हमेशा किसकी, लिस्ट से। ठीक है, और लिस्ट कहाँ से आती है, लिस्ट आएगी कोड के अंदर से। तो आपने उस केस के अंदर क्या करना है कि जो भी कोई सजेशन है इसके अंदर हम अपेंड के मेथड का यूज करेंगे। एंड अपेंड के मेथड का यूज करते हुए मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे कह दूंगी यूज फॉर आइटम एंड लिस्ट। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने आइटम एंड लिस्ट को जो है वो यूज करना है। अम, ठीक है, आइटम एंड लिस्ट को हमने यहाँ पे यूज करना है। आइटम एंड लिस्ट हमने कहाँ से लेनी है, हमने आइटम एंड लिस्ट को स्प्लिट करना है अपने पास यहाँ पे फॉर एन, फॉर आई एन रेंज, जो कि वो हमारे इंडेक्सिंग है रेंज के अंदर, वहां से इसमें लेंथ रखनी है, लेंथ के अंदर लिस्ट रखनी है। और लिस्ट को क्या करना है, लिस्ट को आपने बताना है बेटर रीड एबिलिटी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है वो चीजों को डिफाइन करना है। अब एक एक करके आप बहुत सारी कंडीशन रख सकते हो, जितनी कंडीशन रखना चाहो उतनी कंडीशन को आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अच्छा, अब क्योंकि हमारी प्रोजेक्ट वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है तो उतना ज्यादा ड्रैग करने से बचाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ कंडीशन जो है वो डायरेक्टली पेस्ट कर दी। अब मैंने तो उनको पेस्ट कर दिया, आप जिस तरीके से लिखोगे आप वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हो, अदरवाइज मैं इसको जो है वो गिटहब पे प्रोवाइड कर दूंगी। आप डिस्क्रिप्शन से मेरा गिटहब चेक करके उसके थ्रू जो है वो इनको इम्प्लीमेंट कर लोगे। मैंने यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशंस रखी है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने एक तो सबसे पहले लेंथ की कंडीशन रखी है, उसके बाद मैंने बेटर परफॉर्मेंस एंड रीडेबिलिटी के लिए जो है वो नन की कंडीशन रखी है। मैंने कहा है कि अगर मेरा फ्रेंडाइल जो है वो यहाँ पे ग्रेटर देन 3 हो तो आपने क्या करना है कि प्रिंट स्टेटमेंट को डीबग कराना है बेटर परफॉर्मेंस के लिए। अगर मेरे पास जो सजेशन है वो यहाँ पे अपना इनम से रिलेटेड हो तो आप लूप्स वगैरह के अकॉर्डिंगली उसको चेक करो कि लूप्स में सही वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा, आप उसको रख सकते हो। अगर आपने कहीं पे दो प्लस को एक साथ पे जोड़ के रखा है, उनकी जो है वो एक साथ सम अप करवाया है, तो उसमें आप देखोगे वो
एक्सटेंड करनी है, अपेंड करनी है, वो कंडीशन मैंने रखी है। लिस्ट में से कोई चीज रिमूव करनी है अगर आपने, तो उसको चेक करना है। लिस्ट है, सेट है, डिक्शनरीज है, क्या है, वो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। ग्लोबल वेरिएबल्स अगर रखे हैं तो वो यूज है, या आप उनको जो है वो यहाँ पे लोकली रख सकते थे, वो एक कंडीशन है बताने के लिए। साथ ही साथ जो है वो यहाँ पे हमने एक और कंडीशन रखी है जो कि क्या कर रही है कि कोड में एक या दो लेटर के अगर वेरिएबल है तो उससे कोई नाम या वर्ड तो नहीं बन रहा हमारे पास जो कि स्पेशल कीवर्ड में आता हो। उस तरीके की चीजों को चेक करने के लिए मैंने एक कंडीशन रखी है यहाँ पे। तो ग्रेटर देन 5 अगर पास होंगे तो वो चेक करेगा। किसी भी चीज को ओपन या क्लोज करने के लिए जो हमारे पास यहाँ पे टैग्स होते हैं उनकी एक कंडीशन है, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह के लिए एक कंडीशन है, और फिर में लेमदा फंक्शन को रखा है कंसिडरेशन के लिए। मैं भी आप पूरी चीज जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर देती हूँ, और साथ ही साथ जो है वो गिट पे प्रोवाइड कर देती हूँ। तो आप ये सारी चीजें सिंपल कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा मेरे तरीके से ही। सिंपल लिखने लगेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम है वो कंसीडर हो जाएगा। आखिर में सिंपल जो है वो इसको रिटर्न कराएंगे। रिटर्न में क्या चीज रिटर्न करानी है, सिचुएशंस जो है वो सिंपल हमने रिटर्न करा लेने हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास जितनी भी चीजें होती हैं वो कंसीडर हो जाती है। नाउ द लास्ट पार्टी जो हम रीफैक्टर करा रहे हैं, बेसिकली रीफैक्टर होके हो क्या रहा है, तो हम दो तीन चीजों में उसको डिफाइन कर लेते हैं, देन उसके बाद अपने फ्यूचर को डिफाइन करके अपने कोड को एंड आउट करेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कहती हूँ कि अगर मेरे पास एसटी डॉट बटन जो कि लगा हुआ है किस चीज का, रिफैक्टर नाव का बटन, ठीक है। जब भी मैं जो हूँ यहाँ पे रिफैक्टर नाव पे क्लिक करती हूँ तो ये वाला बटन रिफैक्टर करता है ना, तो ये जो रिफैक्टर नाव का बटन है हमारे पास है, ये जो यहाँ पे इसको रिफैक्टर कर रहा है, इसको जो है वो मैं यहाँ पे कंसीडर कर, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले जो है वो इस वाले रिफैक्टर नाउ के बटन को यहाँ पे कंसीडर कर लिया। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो उस पे क्लिक करने के केस के अंदर क्या होगा हमारे पास, हमें सबसे पहले वो कंडीशन यहाँ पे डिफाइन करनी है। मुझे देखना है कि अगर मेरे पास जो मेरा कोड इनपुट है उसके अंदर चीजें इस टाइप के मेथड में यूज होती है। अगर उस टाइप के मेथड में यूज होंगी तो क्या होगी, अगर इनपुट कोड जो है वो एम्प्टी होगा तो वो क्या करेगा, वार्निंग देगा। कौन सी वार्निंग देगा, वो मुझे बोलेगा प्लीज पेस्ट सम कोड टू एनालिसिस, ठीक है। प्लीज पेस्ट सम कोड टू एनालिसिस, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो है वो इसको जो है वो एनालाइज करवा लिया अपने कोड के अकॉर्डिंगली। मैंने स्टार्टिंग में अपना साइड बार में एनालिसिस लिखा था ना, तो वो मैंने यहाँ पे सिंपल वही टाइप करके यहाँ पे सेंड कर, ठीक है। एंड फिर आप इसको डाइजेस्ट हो गया, एंड दिस विल बी फाइन ओवर हियर। अदरवाइज आपने क्या करना है, एलसी कंडीशन का यूज करना है। एलसी कंडीशन का यूज करते हुए आपने यहाँ पे क्लीन कर देना है पूरे के पूरे कोड को। पूरे के पूरे कोड को क्लीन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के साथ साथ आपने क्या करना है, आपने इस चीज को बराबर कर देना है। जो भी मेरा रिफैक्टर कोड मैंने यहाँ पे दिया, और रिफैक्टर कोड कहाँ से किया था, वो हमने कोड इनपुट से लिया था, ठीक है। जब हमने यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करा लिया तो उसमें जितने भी हमारे पास इश्यूज होंगे अब हम उनको कॉल कर लेंगे। मैं कहती हूँ मेरे जितने भी इश्यूज हैं वो कहाँ से आएंगे, वो मेरे पास काउंट इशू से आएंगे। और काउंट इशू कहाँ से जो है वो इसको चेक करेगा, ये इसको एनालिसिस पे चेक करेगा। एनालिसिस से चेक करने के बाद वो उसको एक स्कोर देगा। स्कोर कहाँ से आ जाएगा, स्कोर के लिए मेरे पास क्वालिटी स्कोर का एक ऑप्शन था, हम वहां से इसको लेंगे। क्वालिटी स्कोर कहाँ से ले रहा है, अपने जो है वो चीजें, ये सारी इश्यूज से जो है वो कंसीडर कर रहा है, तो क्वालिटी स्कोर हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं, हमने कितने इम्पोर्ट्स यूज किए हैं हमने वो भी बताने, तो कितने यूज नहीं किए उनके अकॉर्डिंगली यूज करना है तो हम उनको देख लेंगे। इसको हम जो है वो एक्सट्रैक्ट इम्पोर्ट से कंसीडर कर लेंगे। एंड ये कहाँ से आ जाएंगे, ये आ जाएंगे कोड इनपुट से। तो अगर आप देखो सारी चीजें एक दूसरे के साथ साथ कंसीडर की जा रही है, तो इस तरीके से आपने अपनी सारी चीजों को एक दूसरे के साथ रखना है। अब हमें क्या करना है, अब हमने जो रिफैक्टर के टैब बनाए हैं एक दो तीन, इनको हम जो है वो कंसीडर कर लेते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे टैब में जाती हूँ, टैब वन को कंसीडर करती हूँ। टैब वन को कंसीडर करते हुए क्या करती हूँ, एच सी डॉट मार्कडाउन का यूज करती हूँ। और एच सी डॉट मार्कडाउन के अंदर सिंपल जो है वो मैं 1 2 3 एंड 4 एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्लीन एंड रिफैक्टर, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं। क्लीन एंड रिपीट कोड जो है वो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ आ जाएगा। एसटी कोड आ जाएगा। एसटी कोड कहाँ से आएगा,
एक क्लीन कोड से आएगा, और इसकी जो लैंग्वेज होगी वो आपने बतानी होगी, वो क्या होगी वो मैंने रखी है पाइथन। अगर आपने कोई और लैंग्वेज रखोगे तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको चीजें चेंज करनी होगी। तो पाइथन के अकॉर्डिंगली हमने इसको रिफैक्टर कर दिया। अगेन इसकी मार्कडाउन का यूज करेंगे, नेक्स्ट मार्कडाउन का यूज करके अब की बार हम अपने डाउनलोड बटन का यूज करेंगे। डाउनलोड बटन के लिए जो है वो मुझे क्लीन कोड का यूज करना है। तो हमने क्लीन कोड का यूज कर लिया। क्लीन कोड जो है वो क्या कर रहा होगा, वो HTML में था तो अनसेव अलाउ HTML करके अपना डाउनलोड का जो बटन है वो भी हमने सिंपल यहाँ पर दिखा दिया। अब हमें क्या करना है, दो टैब हो गए, दूसरे टैब के बाद जो है वो तीसरे टैब में जाते हैं। मतलब 0 1 था ना, दो टैब। ठीक है, तो अब हम जो है वो तीसरे टैब में जाते हैं। तीसरे टैब में दूसरा टैब लेते हैं। दूसरे टैब में क्या करते हैं, एस टी डॉट मार्कडाउन का यूज करते हैं। एस टी डॉट मार्कडाउन का यूज करते हुए एफ स्ट्रिंग का यूज करते हुए, ठीक है, ब्रैकेट लगा लेते हैं। एफ स्ट्रिंग का यूज करते हुए एक डिव बनाते हैं। इस डिव में एक क्लास बनाते हैं। क्लास के अंदर स्कोर बॉक्स को जो है वो कॉल कराते हैं। स्कोर बॉक्स को कॉल कराने के बाद क्या करेंगे, इसके अंदर लिख देंगे कोड क्वालिटी स्कोर। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कोड की क्वालिटी स्कोर क्या है। ये लिखा हुआ कोड क्वालिटी स्कोर, जितना भी स्कोर होगा वो हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे। ठीक है, और ये स्कोर आएगा कहाँ से, ये जो हमने स्कोर रखा था वहां से हम इसको कंसीडर कर देंगे। आकर में अपने डिफ को क्लोज करेंगे, एंड डिफ को क्लोज करने के बाद हमने क्या करना होगा, अनसेव अलाउ HTML करना है, इसकी वैल्यू ट्रू करनी है क्योंकि ये HT मार्कडाउन का यूज हो रहा है। एस टी डॉट प्रोग्रेस का यूज करेंगे। प्रोग्रेस कहाँ से आएगी, प्रोग्रेस स्कोप से आ जाएगी। इस कोर्स से प्रोग्रेस आने के बाद htdot.json का यूज करेंगे, एंड जेसन्स में जो भी कोई इश्यूज वगैरह होंगे हमारे, हम उनको फॉर्मेट करके डिस्प्ले करा लेंगे। अब हम अपने अगले टैब की तरफ चलेंगे, जिसके लिए हम विद टैब्स का यूज करेंगे, एंड अपने तीसरे टैब को यहाँ पे कंसीडर करेंगे। अब हमारे तो चार टैब थे ना, तो बस ये तीसरा टैब है, देन चौथा टैब, और उसके बाद जो है हम सिंपल अपना फूटर रख के अपने को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो अब हम आ गए अपने तीसरे टैब के ऊपर। इस तीसरे टैब में मुझे क्या करना है, तीसरे टैब में मुझे कहना है कि अगर मेरे जो यूज इम्पोर्ट्स हैं वो यूज हो, तो आप क्या करो, प्लॉट इम्पोर्ट यूजर्स का यूज करो। इसके अंदर चीजों को यूज इम्पोर्ट करो, अदरवाइज आप एल्स का यूज करो। एल्स को यूज करते हुए एस पी डॉट इन्फो का यूज करो। एस पी डॉट वार्निंग और एस पी डॉट इन्फो यूज होता है, तो एस पी डॉट इन्फो का यूज करते हुए लिखो नो मॉड्यूल्स फाउंड इन कोड। ठीक है, कोड में कोई मॉड्यूल्स नहीं है तो वो बोलेगा कि कोई भी कोड में मॉड्यूल्स नहीं है, मॉड्यूल्स। ठीक है, ये कैसे था, ये ऐसे था कि कोड में आते हैं ये वाले सारे मॉड्यूल्स थे ना जो हमने यहाँ पे यूज किए थे, इसको मैंने डिलीट कर दिया। इसको रेक्टिफाई कराया, रेक्टिफाई कराने के बाद मॉड्यूल ग्राफ में गए और ये कह रहे हैं नो मॉड्यूल फाउंड इन द कोड। ठीक है, तो इस तरह हमने इसको जो है वो क्या किया, इम्प्लीमेंट करा लिए। देखो साथ साथ चेक करने से पता चल रहा है कि भाई काम कर रहा है चीजें, तो चीजें काम नहीं कर रही। तब चौथे टैब में आ गए। चौथे टैब में आने के बाद सजेशन देखने, तो सजेशंस को जो है वो हम सिंपल कॉल कर लेते हैं। सजेशंस बराबर हो जाएंगे किस चीज के, ये हो जाएंगे मेरे ऑप्टिमाइज कोड सॉल्यूशन के बराबर। और ये तो कोड इनपुट से आ रहे थे, कोड अंडरस्कोर इनपुट से, तो हमने वहां से इसको कंसीडर कर लिया। अगर तो मेरे जो यहाँ पे सजेशंस, ठीक है, ये जो मेरे सजेशंस हैं यहाँ पे कंसीडर हो जाए, तो आप एस पी डॉट मार्कडाउन का यूज करना। एंड इसमें क्या करना है, आपने इसमें आपने सिंपल मुझे कुछ चीजें प्रिंट करके देनी है। सबसे पहले तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आए, देन यहाँ पे गैप दें और लिख देते हैं कोड ऑप्टिमाइजेशन सजेशंस। ठीक है, कोड ऑप्टिमाइजेशन की जो सजेशन है हम ये यूज कर लेंगे। मैं डायरेक्ट कॉपी करी इसलिए जो है ना इमोजीज वगैरह कॉपी नहीं करी। आपने क्या करना है कि अपने अकॉर्डिंगली इमोजीज कॉपी कर लेना। मैंने आपको भी इमोजीज कॉपी करना भी बता दिए कैसे कॉपी होता है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हमने जो है वो यहाँ पे अपने फॉर लूप का यूज किया। फॉर लूप में मुझे जो है वो अपने सजेशंस कॉल करना है। ठीक है, सजेशन को कॉल करा, ये मैं कहाँ से कॉल करूंगी, ये मैं कॉल कर लूंगी सजेशन से। ठीक है, फॉर लूप का यूटिलाइजेशन किया, हर सजेशन सजेशन को डिस्प्ले करता है। एस डॉट मार्कडाउन यूज करेंगे, एंड एस डॉट मार्कडाउन का यूज करते हुए हमने क्या करना है, एफ स्ट्रिंग यूज करना है। एफ स्ट्रिंग के अंदर
मैं दे दूंगी सिंपल सजेशन। ठीक है। और यहाँ पे शो कर दूंगी क्लोज, तो उससे क्या होगा, ये कंसीडर हो जाएंगे। अदरवाइज क्या करना है, अच्छा इफ एल्स हो जाएगा। अदरवाइज आपने क्या करना है, अदरवाइज आपने एच टी डॉट इन्फो करना है, और एच टी डॉट इन्फो में लिख देना है नो ऑप्टिमाइजेशन सजेशंस अवेलेबल। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन सजेशंस मैंने आपको गेट पे प्रोवाइड कर दिए हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए, तो चेक कर लीजिएगा। आखिर में एक चीज लिख लेते हैं जो कि कहलाएगी फूटर। फूटर का यूज करते हैं, फूटर का यूज करते हुए फूटर को क्रिएट कर लेते हैं। एस टी डॉट मार्कडाउन का यूज यहाँ पे भी करेंगे। इसके साथ साथ जो है वो कंसिडरेशन हमने कर ली। कंसिडरेशन करने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले एक डिव बना लेंगे। डिव में एक क्लास बनाएंगे, इस क्लास पे एक नाम देना है। वो नाम हो जाएगा फूटर। फूटर का नाम देने के बाद आपने क्या करना है, चीजों को रिफैक्टर कराना है। तो मैं कहती हूँ कि रिफैक्टर रो एंड कॉपी। कॉपी जो है 2025 में हम उसको बना रहे हैं, तो हम सिंपल इसको 2025 में कॉपी करा लेते हैं। इसके साथ आपने यहाँ पे एम डैश का यूज करना है, और एम डैश का यूज करते हुए मुझे लिखना है बिल्ड विद लव बाय महक आलमगीर। और इसमें हम एक इमोजी लगा लेते हैं हार्ट का। ठीक है, हार्ट का एक इमोजी लगा लेते हैं, तो बाकी इमोजीज बंद कर देते हैं। ये रेड हार्ट है, ये ले लेते हैं कॉपी करके, और फिर लव की जगह ये लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद थोड़ा सा गैप देंगे तो वी आर का टैग लगाते हैं। वी आर का टैग देने के बाद एक और div बनाएंगे हम यहाँ पे। सही है। अब इस div में क्लास देते हैं। क्लास को बराबर कर देते हैं किसकी, क्लास को कह देते हैं कि ये है सोशल आइकन्स के। बराबर खत्म हो गया कोड, इतना ज्यादा जो है कोड अब बाकी है। ठीक है, सोशल आइकन से बराबर हो गया। इस स्ट्रिप पर टैग देंगे। इस स्ट्रिप पर टैग देते हुए मुझे क्या करना होगा, मुझे उसके अंदर यूआरएल प्रोवाइड करना होगी। ठीक है, यूआरएल में मैं क्या दे सकती हूँ, जैसे कि मैं दे सकती हूँ गिटहब .com स्लैश महक आलमगीर। आपने ना पूरा यूआरएल लिखना है, मैं भी ये जो है वो आपको पूरा यूआरएल लिख के दिखाती हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा गिटहब का लिंक। ठीक है, गिटहब का लिंक हो गया। गिटहब का लिंक होने के बाद आपने क्या करना है, एक इमेज का टैग यूज करना है, इसमें सोर्स का टैग यूज करना है। सोर्स का टैग यूज करते हुए जो भी आपके इमेज की लोकेशन है, आपने वो सिंपल यहाँ पे पुट कर देनी है। तो ये मेरा गिट का था, तो ये मेरे पास गिट का आइकन है, ये हमने यहाँ से ले लिया, ये मैंने इसमें पेस्ट कर दिया। और मैं यहाँ पे सिंपल लिख देती हूँ महक आलमगीर। ठीक है, महक आलमगीर आ गया, ये आ जाएगा मेरा गिट डायरेक्टली। और यहाँ से हमने गेट का यूआरएल कॉपी किया एंड इस जगह पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, पीएनजी के अंदर आ गया। ये पीएनजी में आने के बाद इसको पोस्ट करेंगे। यहाँ से अपने अल्टर टैग को भी क्लोज कर। तो ये क्या हुआ कि मेरे पास एक टैग जो था वो कंसीडर हो गया। अब आप यहाँ पे ना बाकी की चीजें भी लिख सकते हो, जैसे यूट्यूब देना है या लिंक्डइन देना है, तो वो भी आप यहाँ पे जो है वो कंसीडर कर सकते हो। जैसे कि ये मेरा यूट्यूब है और ये मेरा लिंक्डइन है, दोनों चीजें यहाँ पे ओपन अप हो गई। फिर यहाँ से मैंने यूट्यूब का टैग कॉपी कर लिया। इसके बाद हमने सिंपल यहाँ पेस्ट किया, इसी लाइन को मैंने कॉपी किया, एल पेस्टेड ओवर हियर। और ये मेरा लिंक था यूट्यूब का, कंट्रोल एक्स किया, कंट्रोल वी कर दिया। यहाँ पे यूट्यूब का जो है वो हमें लोगो लगाना होगा, तो मेरे पास होगा लोगो, ये रहा यूट्यूब का। और ये लग गया मेरा यूट्यूब का लोगो। ठीक है, अल्ट्रा सेट कर देंगे, अल्ट्रा सेट हो गया। अल्ट्रा सेट होने के बाद हमने क्या करना है, अब हमने लिंक्डइन भी लगाना है। तो लिंक्डइन के लिए यहाँ पे जाते हैं, और ये आया लिंक्डइन का लोगो, जो कि मैं यहाँ पे सिंपल पेस्ट करूंगी। और लिंक्डइन का यूआरएल ये रहा मेरा, कंटेंट कंट्रोल सी, एंड ये मैंने कर दिया अपना लिंक्डइन का यूआरएल पेस्ट।
ठीक है, इन सारी चीजों को पेस्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे आखिर में कुछ भी नहीं करना, मुझे आखिर में एक डिव क्लोज करना है। और इसके बाद मुझे दोबारा एक डिव जो है वो क्लोज कर देना है। कि जो मेरा डिव है ये पीछे वाला डिव होगा, यानी कि वो बाहर वाला जो डिव था ना, ये बाहर वाला जो डिव था वो यहाँ पे क्लोज कर दिया, और ये वाला डिप तो यहाँ पे क्लोज था ही। ठीक है, दोनों चीजें हो गई। दोनों चीजें होने के बाद एक दूसरा काम क्या करना है, अनसेव एचटीएमएल और उसको क्लिक कर देना, एंड टाइटल सेलेक्ट कर देंगे दोनों तरफ से, ताकि ये इस तरह ठीक हो जाए। तो जो हमारा ओवरऑल कोड था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये तो परफेक्ट कोड है, आप यहाँ पे कुछ भी देख सकते हो, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको लेके चलते हैं अपने गिट के ऊपर, ये रिक्वायरमेंट की फाइल रखते हैं, स्ट्रीमलेट पे इसको डिप्लॉय करके यूज करते हैं। ठीक है, मैं अपने गिटहब के ऊपर आ गई हूँ। गिटहब पे आने के बाद हम यहाँ पे एक नई रेपोजिटरी जो है वो क्रिएट आउट करते हैं। रेपोजिटरी वाले कॉलम में जाते हैं, यहाँ से एक नई रेपो में आते हैं और इसको हम यहाँ पे नाम देते हैं रिफिक्टर AI। ठीक है, रिफिक्टर AI मैंने यहाँ पे इसको नाम दे दिया। इसको पब्लिक रखेंगे, रीड फाइल को ऐड करेंगे और इस रेपोजिटरी को सिंपल क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करने के बाद ऐड फाइल करेंगे, क्रिएट अ न्यू फाइल करेंगे। इस फाइल को सबसे पहले नाम देंगे हम यहाँ पे रिफैक्टर डॉट पी वाई, और इस रिफैक्टर डॉट पी वाई में हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा पूरा कंटेंट है इसको हम सिंपल कॉपी करेंगे, कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सारा कंटेंट पेस्ट कर दिया। इसको हमने जो है वो कमेंट भी कर दिया साथ में, ताकि ये हमारे पास कंसीडर हो जाए। तो मेरी रिफैक्टर डॉट पी वाई यहाँ पे बन गई। एक और नई फाइल ऐड करूंगी, इस फाइल को एक नाम देंगे जो कि कहलाएगा रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी। ठीक है, टीएक्सटी की फाइल है, रूट के अंदर बननी है, उसके अंदर चीजें रखनी है। सबसे पहले हम स्ट्रीमलेट रखेंगे। अच्छा, वर्जन जो मैं बता रही हूँ अपने को ही वर्जन इसके अंदर रखने हैं। ठीक है, अगर आपको बेटर लगता है तो ठीक है, और अगर आपको बेटर नहीं लगता तो जो है वो ध्यान से आपने जो है वो चीजें इसके अंदर यूटिलाइज करनी है। ठीक है, STREAMLI। ठीक है, स्ट्रीमलेट हो गया मेरे पास। सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीनलेट के बाद जो है वो मुझे यहाँ पर ब्लैक रखना है। ब्लैक की वैल्यू रहेगी 24.3.0। ये इसके वर्जन हैं। इसके साथ साथ मैंने आईसॉट का यूज किया था। आईसॉट मेरे पास रहेगा यहाँ पे 5.13.2। देन मैंने यहाँ पे फ्लास्क 8 का यूज किया था, फ्लेक 8 का। एक्चुअली फ्लेक 8 कहलाता है, ये फ्लेक 8 जो है वो रहेगा 7 हमारे पास 0.0 करके रहता है। साथ में हमने प्लॉटी का यूज किया था, प्लॉटली का, तो हमने उसका यूटिलाइजेशन कर लिया 5.1.0। देन रीजन का यूज किया मैंने, और रीजन रहता है मेरे पास 6.0.1। रिक्वेस्ट थी मेरे पास, और क्या था, लॉटी की एनिमेशन थी। ठीक है, तो पहले मैं लिख देती हूँ स्ट्रीम एनिमेशन, और एनिमेशन कितनी रहेंगी 0.05। और आखिर में हम रख लेंगे यहाँ पे रिक्वेस्ट, एंड रिक्वेस्ट रह जाएगी कितनी 2.31.0। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीजें हो गई। इसको कमेंट चेंज करते हैं और इसका नाम सिंपल रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी देते हैं, एंड इसको कमेंट करा। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे कमेंट करा दिया। दोनों फाइल्स मेरी हो गई यहाँ पे कंसीडर। ठीक है, ये भी मेरे पास हो गए अच्छे से, एंड जो मेरी रिफैक्टर की फाइल थी वो भी हमने यहाँ पे क्रिएट कर। अब हमने क्या करना है, अब हमने जाना है स्ट्रीमलेट पे। तो स्ट्रीमलेट डॉट आईओ स्लैश न्यू हमारे पास यहाँ पे लिंक है, हम उसको यूज करके देखेंगे। तो यहाँ पे ये ओपन अप हो गया, हम डिप्लॉय करेंगे गिटहब से। तो सिंपल मैंने यहाँ से किया, अपनी रैपो को यहाँ से फाइंड करें आप। हमने इसका जो भी नाम रखा है रिफैक्टर डॉट ए कर लिया। फाइल के पाथ का नाम रिफैक्टर डॉट पी वाई था। आपका जो भी आपने यूआरएल देना, मैं सिंपल रिफैक्टर महक के जो है वो उसको कंसीडर कर देते हैं ना, उसको सिंपल डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, अगर चीजें ठीक होंगी तो अच्छी तरीके से डिप्लॉय हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया कि लॉटी की जो एनिमेशन है उसका लिंक है, जो आपके पास यहाँ पे हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन थी वो आपके सजेशन से रिलेटेड, वो मैं आपको यहाँ पे गेट पे प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि देख लीजिए अच्छा क्या कह रहा है, कि जो हमारे टर्मिनल में चीजें जो है वो कुछ कुछ इंस्टॉल नहीं है।
तो भाई कुछ चीजें जो इंस्टॉल नहीं होगी, हम इनको दोबारा से देख लेते हैं। कि वो प्रॉब्लम आई होगी मेरे पास। अगर आपके पास इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आए तो वो रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी में यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हुई कि अच्छा यहाँ पे 0.05 जो लिखा है ना, ये 0.05 नहीं होगा, ये 0.05 होगा। ठीक है, लेकिन छोटी सी गलती यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे पॉइंट आएगा, ये आपने याद रखना, सब चीजों में पॉइंट जो है वो कंसीडर किए। ठीक है, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। एंड अब मैं इसको जो है वो रिफ्रेश करती हूँ और चेक करते हैं क्या आ रहा है। देखिए चीजें सब प्रोसेस होने लग गई हैं। सब एक लाइन का एरर आ रहा है जो कि है लाइन नंबर 11 के अंदर। रेडन, अच्छा रेडन कॉम्प्लेक्सिटी तक ही में लिखा मैंने। ठीक है, रेडन कॉम्प्लेक्सिटी COMPLEXITY, ठीक है, यहाँ सही कर लीजिएगा लाइन नंबर 11 के अंदर। ठीक है, अब ये लिखते हैं तो छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं। अब देखते हैं यहाँ 12वीं लाइन में एरर कह रहा था, 12वीं लाइन में क्या एरर कह रहा था। स्ट्रीमलेट स्पेलिंग तो ठीक लिखी है मैंने, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब लाइन 12 का एरर है इसका, स्ट्रीमलेट लॉजिक है, ये भी सही कर लेते हैं। इसमें ठीक है, इसको कंसीडर करते हैं। अच्छा, अब ये एरर सॉल्व कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये रहा लाइन नंबर 21 में आर जेसन, और आर जेसन में ब्रैकेट, इसको कमेंट करते हैं, तो रिफैक्टर करते हैं, इसको चेक करते हैं, आ गया हमारे पास। ठीक है, देख लें, सारी चीजें लिखी हुई आ गई। प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे मेरे पास एक दो चीजें भी ठीक नहीं है, यानी कि इसकी सीएसएस थोड़ी ठीक से वर्किंग नहीं करी, इसकी सीएसएस थोड़ी ठीक से वर्किंग नहीं कर रही। चलें ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। हमने यहाँ पे कोड देना है, मैं गूगल पे जाती हूँ, मैं सिंपल लिखती हूँ पाइथन कोड। ठीक है, हम पाइथन का कोड ले लेते हैं, किसी भी एक एग्जाम्पल से कोड जो है वो ट्राई कर लेते हैं। टाइप 2 नंबर्स वाली एग्जाम्पल से देख लेते हैं, ये कोड है। इस कोड को हमने कॉपी किया, एप्लीकेशन में आते हैं, पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद इसको रिफैक्टर करते हैं। अभी क्या कह रहा है, अभी मुझे यहाँ पे रिफैक्टर कोड में एरर दे रहा है 141 और 64 के अंदर। ठीक है, रिफैक्टर आउटपुट में अभी भी एरर दे रहा है, उस कोड में भी कुछ नहीं पाएगा, फिर ग्राफ में भी कुछ नहीं पाएगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं पाएगा। तो G64 एंड 141 में मुझे एरर ठीक कर। ठीक है, 64 एंड 141 में भी देख लेते हैं। पहले देखते हैं 64। इसमें गलती क्या है कि TMPROR तो टेम्परेरी स्पेलिंग और .py इसका एक्सटेंशन, हम सबसे पहले इसको ठीक करते हैं। ठीक है, ये हो गया, इसको चेक करते हैं, कोड को रिफैक्टर करते हैं। अब क्या दे रहा है, 141 एंड अगेन, अच्छा 64 में से सही है, तो इसमें दे रहा है 141 में। देखो दोनों कोड का आउटपुट रिफैक्टर हो गया, लेकिन यहाँ पे भी क्या हुआ, सीएसएस प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ठीक है, इस कोड हमारे पास सही है, 100% का वर्किंग कर रहा है। मॉड्यूल ग्राफ हमने इसमें कोई भी यूज नहीं किया, कोड ऑप्टिमाइजेशन में भी किसी सजेशन की जरूरत नहीं है, मतलब ये काम जो है वो सही कर रहा है। हम मैप वगैरह में देखते हैं, मैथ में भी कोई चीज नहीं होती हमारे पास। एग्जाम्पल्स में मैं देखती हूँ, पाइथन का कोड है। क्या करें, पाइथन हम कोड का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोड को चेक करते हैं, ये एक कोड है। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, इसको अपने प्रोग्राम में चेक करके देखते हैं कि वर्किंग करता है या नहीं करता। ठीक है, हमने इसको रिफैक्टर करा, इसने रिफैक्टर कर दिया, स्कोर 100 बता रहा है। मॉड्यूल इसमें नहीं है कोई भी, और सजेशन भी कोई नहीं है। तो हम एक काम और करते हैं, क्या करते हैं, हम यहाँ पे कुछ मॉड्यूल्स रखते हैं जो कि हमारे अपने कोड के हैं, तो उन्हें चलो 4 5 रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट किया, रिफैक्टर किया,
अब इसको चेक करते हैं क्या बता रहा है। लाइन नंबर 144 एंड 84 में एरर बता रहा है, बाकी मैं देखती हूँ कि सही करना है इसको। ठीक है, अब क्या करना है, लाइन नंबर 144 एंड 84 में मुझे एरर बता रहा है। पहले 84 का एरर देखते हैं। अच्छा, इसमें आएगा नोट जो होते हैं वो नेम्स के बराबर इंपोर्ट होते हैं। दूसरी लाइन कौन सी है मेरे पास, लाइन नंबर 144। 144 को भी देख लेते हैं, इसमें क्या है मसला। 144 यूज इम्पोर्ट, ठीक है, अब मेरे ख्याल है ये भी सही हो जाएगा। अगर हम एक बार चेक करें, रिफैक्टर करते हैं। ठीक है, रिफैक्टर होके आ गया, स्कोर आ रहा है। ओके, अब कहाँ पे एरर आ रहे हैं, जाहिर है एरर तो आएंगे, इसमें ना परेशान होने की जरूरत नहीं कि एरर वगैरह क्यों क्रिएट हो रहा है। वो तो होंगे क्यों, क्योंकि मैंने लिखा है कोड उसी तरीके से। ठीक है। हाँ। अच्छा, अब जो है वो यहाँ पे सारी चीजें ठीक हो गई हैं। ठीक होने के बाद मैं बताती हूँ कि कहाँ कहाँ पे गड़बड़ हो रही थी। एक तो ये थी कि जो हमने अपने मार्कडाउन लगाए थे ना, उसकी वजह से जो आपकी सी थी उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो रही थी, लेकिन अब ये वर्किंग जो है वो कर रहा है। अगर मैं इसको रिफैक्टर करती हूँ तो यहाँ पे ये आसानी से इसका आउटपुट भी देगा, डाउनलोड करने पे इसको डाउनलोड भी कर देगा पाइथन की फाइल में, इसका स्कोर कोड भी देगा। ग्राफ में बता रहे हैं कोई मॉड्यूल नहीं है, कोड ऑप्टिमाइजेशन में भी कोई चीज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब प्रॉब्लम कहाँ थी, जो चार पांच जगह जो है वो प्रॉब्लम आई थी कि सीएसएस में आप जब लिखोगे तो ठीक से लिख लेना, कोई इशू नहीं है। मैं क्योंकि बोल भी रही होती लिख भी रही होती तो इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी में मैंने जो है वो पी नहीं लिखा था, स्ट्रीमलाइट अंडर एक फोर लॉटी था, मैंने डॉट लॉटी लिखा था। ठीक है, तो ये मैंने दोनों यहाँ पे लिख दिया, आप ठीक कर लेना। फिर ये वो लॉटी एनिमेशन है जो कि हमने लगाई थी, इसका लिंक आपको प्रोवाइड करना ही करना था, वो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, देन ये वो सारे टैब्स थे, अगर आपने यहीं से कॉपी करना है तो यहीं से कॉपी कर लेना, मैंने इसमें लिख के रह दी है। यहाँ पर आते हैं अपने जो है क्या कहते हैं अगली लाइन के अंदर। यहाँ पे गलती थी इस लाइन में। ठीक है, ये जो लाइन है यहाँ पे इसमें गलती थी, ये मैंने यहाँ पे पी वाई लिखा था, यहाँ पे आना था डॉट पी वाई। ठीक है, यहाँ पे गलती थी, लेकिन मैंने फिर भी ये सारा कोड यहाँ पे लिखे रहने दिया है। इसके बाद हम नीचे की तरफ आए तो कोड लिखते हुए ही यहाँ पे मेरे पास एक गलती हो रही थी कि मैंने यहाँ पे डॉट नहीं लगाया था, तो ये लाइन मैंने इसलिए लिख के रहने दी, और यहाँ पे मैंने नेम को नेम कर दिया। ठीक है, ये भी मैंने इसी तरीके से पूरा इम्पोर्ट करके यहाँ पे रहने दिया। इसके बाद जो हमारा यहाँ पे प्लॉट मॉड्यूल था, ये ठीक था, लेकिन मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं बच्चे लिखने में गलती करते हैं, तो मैंने इसलिए यहाँ पे ये प्रोवाइड कर दिया। और मैंने यहाँ पे सिर्फ एक गलती और जो की थी वो ये की थी कि बाहर ग्राफ लिख दिया था GRP, तो ग्राफ ग्राफ होता है तो GAP होता है। ठीक है, यहाँ पे आर की जगह ए कर रखा था, तो खैर ये मैंने यहाँ पे रख दिया था कि यदि इसमें कोई और भी गलती की होगी तो आपको यहाँ से ठीक कर लेना। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, ये आपके वो सारे सोल्यूशन थे जो मैंने आपको कहा था मैं आपको लिख के दूंगी, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ये लिख के दे दिए हैं। इसके बाद ही मैंने फूडर भी रख दिया है कि अगर किसी को थोड़ी बहुत नीड हो तो फूडर भी वो यहीं से यूटिलाइज कर सकते हैं। ओवरऑल ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे आपके पास जो है वो रिफैक्टर एआई की जो गिट की फाइल है हमारे पास, रिफैक्टर डॉट पी वाई, इसके अंदर आपको मेरे गिटहब पर मिल जाएगी। मैं यहाँ पे कॉमेंट चेंजेस कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे और ये क्या होगा कि ये मेरे पास यहाँ पे सारी चीजें आ जाएंगी। तो अब आपको इसमें से जिस भी चीज में अगर कहीं एरर आ रहा होगा तो वो आप देख लेना, और जो कॉपी करना होगा वो यहाँ पे कॉपी भी कर लेना। तो ओवरऑल जो आपका प्रोजेक्ट होगा वो चलेगा। जब वो चला गया तो इसीलिए जो है वो यहाँ पे एरर आने लग गया, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट एंड वर्किंग करेगा। बाकी ये है कि हाँ, लिखते हुए मेरे से थोड़ी बहुत गलती होती है, क्योंकि मैं बोल भी रही होती हूँ लिख भी रही होती हूँ साथ साथ, तो उस चीज को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज जो है वो साथ साथ करना पड़ता है। तो जितने एरर थे वो मैंने सारे रिजॉल्व करके अब आपके लिए कोड अच्छे तरीके से कंपाइल कर दिया। आप बस अच्छे तरीके से इसको जो है वो क्रिएट आउट करो, क्रिएट आउट करने के साथ साथ लिंक्डइन पे से पोस्ट करो and मुझे जो है वो लास्ट में टैग करो लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करने के बाद, ताकि जो है वो मैं देख सकूं कि आपने कितने अच्छे से इसको कंपाइल किया। जिसको सबसे अच्छा कैप्शन होगा, जिसने सबसे अच्छे तरीके से इसको शेयर किया होगा, उसकी पोस्ट में रीशेयर भी करूंगी, and अगर ज्यादा अच्छा लगेगा तो उसको एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करूंगी। बट उसके लिए आपको सिर्फ इतना करना होगा कि इसी रिफैक्टर एआई के अंदर एक से दो इम्प्लीमेंटेशन और करनी होगी किसी चीज की, इनके एडिशन, उसको करके फिर आप अपना प्रोजेक्ट पेश करो एंड मुझे लिंक्डइन पे लाजमी टैग करो। तो आज की लाइव क्लास मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगले थर्सडे इंशाल्लाह हमारी लाइव क्लास होगी दोबारा से, तो आप मेंशन कीजिएगा कि इसे लाजमी चेकआउट कीजिए। स्टूडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।